नोडल प्लेन्स देख रहे थे। पी ऑर्बिटल्स के लिए अपन देख चुके थे। डी ऑर्बिटल्स के लिए अपने को बात करना है, तो अपने को वही डी ऑर्बिटल बनाने हैं पहले तो। तो डी एक्स वाई की पहले बात करते हैं, इसमें कौन कौन से नोडल प्लेन रहेंगे। तो डी एक्स वाई को अगर अपन देखें तो डी एक्स वाई में मैंने बताया था कि जब भी तुमको डी ऑर्बिटल बनाना हो तो जो ऑर्बिटल है अपने पास उसी के हिसाब से तुमको एक्सिस असाइन करना है। जैसे यहाँ पे डी एक्स वाई है, मतलब तुमको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेना है। तो ये अपने पास वाई एक्सिस होगी और ये अपने पास एक्स एक्सिस हो गया। और ये नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल है, तो नॉन एक्सियल मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है एक्सिस के बीच में रहेगा इस तरीके से। तो नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। अब अगर अपन इनमें देखें कि नोडल प्लेन अपने पास कौन सा रहेगा, तो ध्यान से सोचो कि अपने पास एक्स एक्सिस से पास करता हुआ परपेंडिकुलर प्लेन, उस प्लेन में क्या कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि अपने पास क्या होगा ये जो अपने पास एक्स एक्सिस है ना, इसके ऊपर जो मैंने अभी ये अलग कलर से दिखाया है ये वाला, इसके ऊपर अपना हैंड रखो और उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि अपने पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो एक्स वाई प्लेन में है। तो एक नोडल प्लेन अपने पास ये आएगा और एक नोडल प्लेन अपने पास इसी तरीके से वाई एक्सिस से पास करता हुआ परपेंडिकुलर प्लेन। तो एक प्लेन अपने पास ये आएगा, ठीक है। तो एक अपन बोल रहे कि एक्स एक्सिस को पास करता हुआ आएगा, मतलब जो अपने पास वाई एक्सिस, क्योंकि परपेंडिकुलर एक्सिस जो रहेगी अपने पास इस पॉइंट से जो पास करेगी परपेंडिकुलर एक्सिस, वो अपने पास क्या रहेगी? जेड एक्सिस रहेगी। तो अपने पास ये जो इस लाइन से पास करेगा परपेंडिकुलर, अपने पास एक तरीके से एक्स जेड प्लेन रहेगा। और इसी तरीके से जो इस लाइन से पास करेगा वो प्लेन रहेगा अपने पास क्या? वाई जेड प्लेन। तो अपने पास दो नोडल प्लेन आएंगे, एक एक्स जेड प्लेन और एक वाई जेड प्लेन। तो उस दिन जैसे अपन डायग्राम से देख रहे थे उससे थोड़ा क्लियर होगा तुमको। डी एक्स वाई, तो डी एक्स वाई में अगर देखोगे तो अपने पास क्या है? ये एक्स एक्सिस इधर, ये अपने पास वाई एक्सिस है और ये अपने पास जेड एक्सिस है। तो जो अपने पास लोब है वो ध्यान से देखोगे तो अपने पास एक्स और वाई एक्सिस के बीच में प्रेजेंट। इस वाले लोब को देखो तो एक्स और वाई के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। तो अपने पास जो ये प्लेन है, ये वाला प्लेन, इस वाले प्लेन में अपने पास कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो ही है, तब जीरो है। तो अपने पास ये क्या हो गया? नोडल प्लेन हो गया। तो नोडल प्लेन अगर देखोगे तो कौन सा अपने पास कि ये अपने पास जो है ये इसमें वाई एक्सिस है, एक मिनट, ये अपने पास वाई एक्सिस है और ये अपने पास जेड एक्सिस है। तो वाई और जेड एक्सिस से मिलके बना हुआ है। तो अपने पास कौन सा नोडल प्लेन हो गया? अपने पास एक वाई एंड जेड, वाई जेड नोडल प्लेन। तो अपने पास एक आएगा वाई जेड नोडल प्लेन। एक अपने पास जो ये वाला प्लेन दिखा रखा है इसने, ये वाला जो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर रहेगा। तो इसमें भी अपने पास क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो रहेगी, जैसा अपन बोल रहे थे कि तो अगर इसमें देखोगे तो अपने पास कौन कौन सा एक्सिस आएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे अपने पास क्या है? वाई है और एक्स है, मतलब ये वाला प्लेन जो है ये भी अपने पास नोडल प्लेन है, इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है। और जो यहाँ पे प्लेन आएगा कौन सा आएगा? एक्स और जेड एक्सिस से बना है, मतलब एक्स जेड प्लेन। तो अपने पास डी ऑर्बिटल में दो नोडल प्लेन होते हैं, जैसे अपन ने देखा कि एक अपने पास वाई जेड प्लेन है, एक अपने पास क्या है? एक्स जेड प्लेन है। तो ये तुमको ऐसे सोचना पड़ेगा कि ये जो अपन एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर पास करेगा प्लेन, और वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर पास करेगा, मतलब अपने पास जो स्क्रीन वाला प्लेन है इसके परपेंडिकुलर। तो अपना हाथ रख के देख सकते हो तुम, एक्स एक्सिस के ऊपर अपना हाथ रखो तो ये जो प्लेन बनेगा हाथ वाला, ये अपने पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बनेगा, क्योंकि वाई एक्सिस जो रहेगी वो हाथ के पैरेलल रहेगी। तो एक्स वाई एक्स जेड प्लेन हो गया। इसी तरीके से अपने पास जो देखोगे वाई एक्सिस के ऊपर अपना हाथ रखो इस तरीके से यहाँ पे, तो जो अपने पास आएगा वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से मिलके बनेगा, मतलब वाई जेड प्लेन। तो दो नोडल प्लेन आएंगे अपने पास। तो अपन बात करें किसकी? डी एक्स वाई। तो याद रखने का तरीका अपने पास ये रहेगा कि अपने पास वाई और एक्स एक्सिस तो इसमें है, डी एक्स वाई की अगर अपन बात करें तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस इसमें आ रहा है, तो अपने पास एक एक्सिस बचा, कौन सा? तीसरा कोऑर्डिनेट जेड। तो तुमको इस तरीके से याद रखना है कि जेड को एक बार एक्स के साथ लगा दो मतलब एक्स जेड, और एक बार वाई के साथ लगा दो मतलब वाई जेड। तो जो दो प्लेन आ रहे हैं अपने पास एक्स जेड प्लेन एंड वाई जेड प्लेन, ये अपने पास क्या है? नोडल प्लेन है। तो इस तरीके से याद करने के लिए ऐसे अपन यूज कर लेते हैं एज अ ट्रिक, कि जो बचा हुआ एक्सिस है उसको तुम जो भी अपने पास डी ऑर्बिटल है उसमें जो कोऑर्डिनेट है, जैसे यहाँ पे एक्स है और ये वाई है, तो जेड को दोनों के साथ लिंक करके दो प्लेन जो बनेंगे उन्हीं को अपन क्या बोलेंगे? नोडल प्लेन। तो ये अपने पास दो यहाँ पे क्या रहेंगे? नोडल प्लेन रहेंगे।
क्लियर है क्या ये? यस सर। चलो इसी तरीके से अपने पास अगला ऑर्बिटल क्या आ रहा है? अगला ऑर्बिटल अपने पास आ रहा है क्या? डी वाई जेड। तो डी वाई जेड मतलब अपने पास वाई और जेड एक्सिस के बीच में क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन लोब्स रहेंगे। तो बनाने के लिए मैंने बोला था कि वाई जेड है, तो एक एक्सिस को तुम वाई ले लो और एक एक्सिस को तुम जेड ले लो, और इन दोनों एक्सिस के बीच अपने पास क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल से, इस तरीके से। तो इसमें भी सेम कहानी रहेगी अपने पास कि ये जो जेड एक्सिस है, तो ये अपने पास वाई जेड प्लेन हो गया, क्योंकि अपन इस प्लेन में क्या ले रहे हैं? जेड एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये जो स्क्रीन वाला प्लेन है, ये तो अपने पास क्या हो जाएगा? वाई जेड प्लेन हो जाएगा। मतलब जो डी वाई जेड है वो वाई जेड प्लेन में उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट है। अब अपने पास जो ये जेड एक्सिस है, तो इस जेड एक्सिस के ऊपर अपना हाथ रखोगे, तो मतलब जो हाथ वाला प्लेन है, तो यहाँ पे अपने पास अब की बार परपेंडिकुलर एक्सिस क्या रहेगी? एक्स एक्सिस रहेगी। तो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस से जो प्लेन बनेगा दैट इज एक्स जेड प्लेन, वो अपने पास क्या हो जाएगा? नोडल प्लेन। सेम तरीके से यहाँ पे तुमको देखना होगा कि अपने पास क्या वाई एक्सिस है, तो जो वाई एक्सिस से अपने पास परपेंडिकुलर प्लेन पास करेगा, तो वाई एक्सिस के ऊपर अपना हाथ रखो, और वो जो हाथ वाला प्लेन है मतलब वो अपने पास बनेगा किससे? वाई एक्सिस से और एक्स एक्सिस से। तो अपने पास क्या आ जाएगा? एक्स वाई प्लेन। तो यहाँ पे भी दो नोडल प्लेन आएंगे। तो इसको भी वैसे ही याद रखेंगे अपन कि अपने पास क्या है? डी वाई जेड। तो यहाँ पे अपने पास क्या है? वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, तो एक एक्सिस बच गया कौन सा? एक्स। तो एक्स को एक बार वाई के साथ लिंक कर दो मतलब एक्स वाई, एक्स को एक बार जेड के साथ लिंक कर दो मतलब एक्स जेड। तो ये दो नोडल प्लेन है अपने पास, एक एक्स वाई प्लेन और एक अपने पास एक्स जेड प्लेन। तो इस तरीके से अपने पास क्या आ जाएंगे? इसमें भी दो नोडल प्लेन्स आ जाएंगे। सेम कहानी अपने पास इसकी रहेगी कि अपन बात कर रहे हैं किसकी? डी एक्स वाई। तो डी एक्स वाई मतलब एक एक्सिस तुमको एक्स लेके चलनी है, एक एक्सिस तुमको जेड लेके चलनी है, और एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच अपने पास इलेक्ट्रॉन लोब्स रहेंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो अपने पास इस प्लेन में अपन ने क्या एक्सिस लिया? एक्स एक्सिस लिया और जेड एक्सिस लिया। मतलब ये प्लेन जो है स्क्रीन वाला, ये तो अपने पास क्या हो गया? एक्स जेड प्लेन हो गया। अब अपने पास जो तीसरा एक्सिस है दैट इज वाई एक्सिस, तो परपेंडिकुलर पास करेगी। ठीक है, तो सेम तरीके से अपन सोचेंगे कि अपने पास जो है जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर पास करेगा, परपेंडिकुलर प्लेन जो पास करेगा अपने पास क्या रहेगा? नोडल प्लेन रहेगा, जो कि अपने पास जेड एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस। तो जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस से मिलके बना हुआ है, तो एक प्लेन अपने पास आएगा कौन सा? सॉरी वाई है ना, वाई, एक मिनट हाँ, कि परपेंडिकुलर एक्सिस अपने पास क्या है? वाई है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस अगर अपने पास वाई है, तो जो परपेंडिकुलर प्लेन आएगा अपने पास इस लाइन से पास करता हुआ तो प्लेन अपने पास क्या होगा? जेड एक्सिस और वाई एक्सिस से बनेगा, तो अपने पास नोडल प्लेन क्या आएगा? वाई जेड प्लेन। इसी तरीके से अगर देखोगे अपने पास, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, तो इस एक्स एक्सिस से पास करता हुआ परपेंडिकुलर प्लेन मतलब किससे बनेगा अपने पास? एक्स एक्सिस से, और परपेंडिकुलर एक्सिस अपने पास क्या है? वाई, दैट इज एक्स वाई प्लेन। तो यहाँ पे अपन निकालेंगे तो वैसे ही, तो अपने पास बात हो रही है किसकी? डी एक्स जेड। तो यहाँ पे कौन सी दो एक्सिस आ गई? एक्स एक्सिस आ गया और जेड एक्सिस आ गया, तो अपने पास बचा क्या? वाई एक्सिस। तो एक बार तुम वाई को एक्स के साथ लिख दो, एक बार वाई को तुम जेड के साथ लिख दो, तो दो प्लेन अपने पास बन जाएंगे कौन कौन से? एक्स वाई प्लेन एंड एक्स जेड प्लेन। तो ये दो प्लेन अपने पास क्या रहेंगे? इसमें नोडल प्लेन रहेंगे, वाई जेड रहेगा। हम्म। ये अपने पास क्या आ जाएगा? वाई जेड, की वाई को तुमको जेड के साथ लिंक करना है, तो अपने पास आ जाएगा वाई जेड प्लेन। तो इस तरीके से अपने पास क्या आ जाएगा? जो नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स होते हैं ना, उनमें अपने पास दो नोडल प्लेन्स होते हैं। और किस तरीके से निकालेंगे उसका तरीका मैंने बता दिया कि जो रिमेनिंग एक्सिस है कोचिंग। उसको दोनों के साथ लिंक कर दो। क्या चीज? हाँ, तो ये है अपने पास। अब इन पे आ जाते हैं अपन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनमें कैसे आएगा? तो अगर अपन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात करें, तो यहाँ पे एक एक्सिस अपने को एक्स लेना है, एक अपने को वाई लेना है। तो ये मान लो कि वाई एक्सिस है, ये अपन ने ले लिया कि अपने पास क्या है? एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे एक्सियल ऑर्बिटल है, तो एक्सियल ऑर्बिटल मतलब अपने पास जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक्सिस के ऊपर होता है, ये वाई एक्सिस और ये अपने पास एक्स एक्सिस, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सिस के ऊपर तो नोडल प्लेन नहीं आएगा, नोडल प्लेन अपने पास जो आएगा ये बीच में आएगा, ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ
इस लाइन के अलोंग परपेंडिकुलर प्लेन, ये प्लेन अपने पास क्या रहेगा, नोडल प्लेन रहेगा। इसी तरीके से अपने पास एक और प्लेन आएगा, ये वाला प्लेन। सर y इक्वल्स x और y इक्वल्स माइनस x होगा क्या? हाँ, x प्लस वाई इक्वल टू 0 और x माइनस वाई इक्वल टू 0, दो प्लेन आएंगे। तो इसको अगर देखोगे अपने पास जो डायग्राम अपने लिया तो ऐसा दिखेगा, देखो ये अपने पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखोगे तो अपने पास ये एक प्लेन ये वाला है, तो ध्यान से देखो तो इसने एक प्लेन ये भी दिखा रखा है, ये लाइन वाला, मतलब स्क्रीन के जस्ट परपेंडिकुलर प्लेन। और इसने अपने पास क्या एक्सिस को थोड़ा टेढ़ा करके दिखाया है, ये y एक्सिस है, ये अपने पास x एक्सिस है, तो इनके बीच में अपने पास क्या लोब्स प्रेजेंट है, ध्यान से देखोगे तो। अभी थोड़ा तुम्हें को देखना पड़ेगा। और ये अपने पास जो प्लेन हो गया ये बीच से निकल रहा है एक तरीके से। तो ये है अपने पास, तो इसमें देखो ज्यादा अच्छे से फील आएगी कि ये अपने पास हो गया। तो यहाँ पे दो प्लेन होता है, एक प्लेन की इक्वेशन लिखोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 आएगा, दूसरा प्लेन की इक्वेशन लिखोगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये प्लेन की इक्वेशन है जो कि तुमको पढ़ाया जाएगा प्लेन वगैरह मैथ में, तो वहां पे सिखाया जाएगा किस तरीके से प्लेन का इक्वेशन लिखते हैं। तो अपने पास जो प्लेन आएंगे नोडल प्लेन, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में एक्सिस के बीच में होता है, कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पे है, तो ए भी पूछ लेगा, तो एंगल तो साफ दिख ही जाएगा एकदम बीच में है। तो अपने पास ये दो क्या हो गए, नोडल प्लेन। ये भी एक नोडल प्लेन है जिसका इक्वेशन अपने पास क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये भी अपने पास क्या है, एक नोडल प्लेन है जिसका इक्वेशन अपने पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे भी दो नोडल प्लेन होते हैं, टू नोडल प्लेन्स। सर ऊपर वाले का होगा ना x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 0, क्या चीज? ऊपर वाले का नहीं होगा x माइनस वाई इक्वल टू 0। क्यों? सर ऊपर वाले का होगा। अच्छा ठीक है, सोचो ढंग से। हाँ, तो ये है अपने पास लास्ट, अपने पास बचा क्या, डी जेड स्क्वायर। तो डी जेड स्क्वायर अपन बोलते हैं कि जो अपने पास जेड एक्सिस रहेगा वो तो दिखाना ही है, डी जेड स्क्वायर, तो उसमें जेड इन्वॉल्वमेंट है। और जेड एक्सिस के अलोंग अपने पास क्या होता है, डम्बेल होता है। तो इसमें जेड एक्सिस के अलोंग तो क्या है, डम्बेल आ गया। और अपन बोल रहे कि रिंग जो होती है अपने पास वो एक्स वाई प्लेन में होती है, मैकेनिकल डायग्राम भी दिखाया था इसका अच्छे से। तो एक्स वाई प्लेन में अपने पास क्या हो गई, रिंग हो गई। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड वैसे तो हर जगह प्रेजेंट है अपने पास। तो यहाँ पे जो होगा, पहली बात तो प्लेन तो नहीं बनेगा, तो यहाँ पे अपने पास कौन बनता है, देखो ये वाला एक सरफेस बनेगी, ये कौन टाइप से, देखो इसने जो दिखा रखा है कि ये जो कौन इसने दिखा रखा है, इस कौन की सरफेस पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 रहेगी। तो अपन बोलते हैं कि डी जेड स्क्वायर में अपने पास नोडल प्लेन तो नहीं होता, लेकिन दो नोडल कौन होते हैं, एक अपने पास ऊपर की तरफ, एक अपने पास नीचे की तरफ। तो ये प्लेन अपन ने पहले बोला था कि इसे परपेंडिकुलर रहेगी, मान लो कि एक्स वाई प्लेन है, तो इस प्लेन में अपने पास क्या रहेगी, रिंग रहेगी। और एक लोब जो रहेगा ऊपर रहेगा, एक लोब अपने पास नीचे रहेगा। तो ये लोब को कवर करता हुआ कौन, जैसे इसमें दिख रहा होगा, ये अपने पास क्या होता है, यहाँ पे दो नोडल कौन होते हैं, नोडल कौन। और एक अपने पास ये जाएगा यहाँ पे भी नोडल कौन। तो यहाँ पे नोडल प्लेन नहीं होते, नोडल कौन होते हैं, मतलब कौन मिलेंगे जिनकी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 रहेगी। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे कि अपने पास दो नोडल कौन है। तो इसमें अपन कैसे दिखाएंगे, मतलब ऐसे देख लो इसको, मतलब यहाँ से जो लोब था ना अपने पास जेड एक्सिस के अलग, तो उस लोब को तुम इस कोन में से अंदर ले लो, तो अपने पास ऐसे दो नोडल कौन मिलेंगे। उस डायग्राम से देखना जो अपने पहले बनाया था, मतलब पीछे वाला जो है, टू नोडल कॉन्स। 3D में तो थोड़ा बना नहीं पाएंगे इसमें। तो इस तरीके से अपने पास क्या आ जाएंगे, दो नोडल कौन आ जाएंगे, एक ऊपर की तरफ और एक अपने पास नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज हमसे पूछी जा सकती है कि जो अपन ये नोडल कौन बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पे अपन ने बोला कि 45 डिग्री पे अपने पास क्या है, नोडल प्लेन है, तो यहाँ पे भी तुमसे ये वाला एंगल पूछा जा सकता है थीटा, कि कितने एंगल पे तुमको कौन मिलेगा अगर मैं एक्स एक्सिस से उसको देख रहा हूँ तो। ठीक है, तो अपने पास जो है यहाँ पे थीटा इक्वल टू अपने पास आ जाएगा क्या, कॉस इनवर्स, याद ही रखना पड़ेगा 1/√3। ये अपने पास वहीं से आता है वेव इक्वेशन से जो अपन ने देखी थी। अगर इसका वो वेव इक्वेशन देखोगे डी जेड स्क्वायर के लिए, तो तुमको वहां पे समझ में आ जाएगा कि अगर तुम थीटा निकालोगे तो cos इनवर्स 1/√3 आएगा। तो ये जो एंगल होता है जहाँ पे नोडल कौन मिलता है, उस एंगल की वैल्यू अपने पास क्या है, cos इनवर्स 1/√3। तो ये हो गया अपने पास।
तो डी जेड स्क्वायर में कोई नोडल प्लेन नहीं होता है, दो नोडल कौन होते हैं, तो ये चीज लिख लेना कि इन डी जेड स्क्वायर पॉइंट बना के, या इंस्टेड ऑफ nodal plane it is having two nodal cones, it is having two nodal cone। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या होता है, नोडल प्लेन अगर पूछा जाए डी जेड स्क्वायर में तो 0 है, नोडल कौन पूछा जाए तो अपने पास 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है अपने पास, इसके बारे में बात हो गई। क्लियर है क्या ये नोडल प्लेन्स वगैरह सब? अरे क्लियर हुआ ये? यस सर। चलो, तो अपने पास अगर नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स रहेंगे डी में, जैसे अपने पास डी एक्स वाई आ जाए, डी एक्स जेड आ जाए, या अपने पास डी एक्स वाई आ जाए, मतलब इन तीनों में से अगर कोई भी आ जाएगा तो उसका तरीका मैंने बता दिया कि जो 2 कोऑर्डिनेट वहां पे इन्वॉल्व है ऑर्बिटल के रिप्रेजेंटेशन में, उसके अलावा जो कोऑर्डिनेट बचेगा उसको दोनों के साथ लिंक करके देख लो, और जो प्लेन बनेगा वही अपने पास क्या हो जाएगा, नोडल प्लेन हो जाएगा। जैसे अपन ने यहाँ पे बात किया था कि डी एक्स वाई है, तो एक्स वाई एक्सिस के अलावा अपने पास जेड बच गया, तो एक बार जेड को एक्स के साथ लिंक करो, जो प्लेन बना दैट इज एक्स वाई प्लेन, ये अपने पास क्या है, नोडल प्लेन है। एक बार वाई के साथ लिंक करो तो अपने पास वाई जेड प्लेन, ये अपने पास क्या आ गया, नोडल प्लेन। तो इस तरीके से इनमें निकाल सकते हो कैसे, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स के लिए। और एक्सियल डी ऑर्बिटल्स में याद ही रखना पड़ेगा, जब अपन बात करते हैं कि इसकी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 नोडल प्लेन्स आते हैं जिसकी इक्वेशन अपने पास ये है, और एक्स एक्सिस से ये लोग 45 डिग्री पाएंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और डी जेड स्क्वायर की अपन ने बात की कि डी जेड स्क्वायर की जब अपन बात करते हैं तो डी जेड स्क्वायर में अपने पास नोडल प्लेन तो नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पे एक्स एक्सिस के अलोंग अपने पास क्या आ जाए, सॉरी जेड एक्सिस के अलोंग तो अपने पास क्या आ जाएगा, डम्बल आ जाएगा, और एक्स वाई प्लेन में अपने पास रिंग रहेगी, तो कोई भी ऐसा प्लेन बन ही नहीं पाएगा। अगर तुम उसको पास करोगे तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ना आए, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हर प्लेन में आएगा, तो अपने पास नोडल प्लेन तो नहीं है, यहाँ पे अपने पास क्या है, नोडल कौन आएंगे, तो अपने पास क्या हो जाएंगे, 2 नोडल कौन आ गए, और कौन अपने पास इतने एंगल पे रहेगा, तो ये एंगल भी ध्यान रखना है। तो ये हो गया अपने पास। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो अपने नोडल प्लेन्स के बारे में बात कर लिया, तो समरी करके मैं सारे वापस लिख देता हूँ कि अपन ने क्या क्या देखा यहाँ पे। कि अगर अपन बात करें क्या, एस सबसेल, अच्छा इसमें साथ में एक एक कुछ चीजें मैं पूछता हुआ भी चलूंगा कि अपने पास मान लो कि एन एस सबसेल है, तो एन एस सबसेल में अपने पास क्या रहेगा, एक एन एस ऑर्बिटल रहेगा, एक ही ऑर्बिटल रहेगा, और अपन ने बोला था कि एस ऑर्बिटल अपने पास कोई नोडल प्लेन नहीं होता, नो नोडल प्लेन। या इस तरीके से एक टेबल तरीके से बना लो कि टेबल ही बना लो, मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पे ले लो क्या, सबसेल, कि किसी सबसेल के लिए अगर अपन बात करें, जनरल बात कर लेंगे अपन, तो सबसेल इधर अपने पास उसके जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी बात हो जाएगी, और उसमें अपने पास नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन बात कर रहे हैं किसकी, कि अपने पास कोई भी एस सबसेल है, तो एस सबसेल में एक ऑर्बिटल रहेगा, और एस ऑर्बिटल में अपने पास कोई नोडल प्लेन नहीं होता, तो अपने पास कितना आ जाएगा, 0। तो कोई भी एस सबसेल हो उसके अंदर एक ऑर्बिटल आएगा, एक ऑर्बिटल आ गया, और एस ऑर्बिटल में कोई नोडल प्लेन नहीं है, मतलब एस सबसेल के लिए पूछे तब भी 0 नोडल प्लेन है, और एस ऑर्बिटल के लिए पूछे तब भी अपने पास 0 नोडल प्लेन है। ठीक है, इसी तरीके से अपन बात करें कि अपने पास सेकंड क्या है, एनपी सबसेल है, कोई भी पी सबसेल हो, 2p हो, 3p हो, 4p हो, 5p हो। तो पहली बात तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल आएंगे, कौन से, npx, npy एंड npz। npx ऑर्बिटल, npy ऑर्बिटल, npz ऑर्बिटल। तो अपने पास क्या होगा, npx में भी एक नोडल प्लेन रहेगा, कौन सा, इसके लिए मैंने तरीका बताया था कि अपने पास p में तो अपन क्या करते हैं, जैसे px है तो जो 2 एक्सिस बच गई उनसे जो प्लेन बनेगा दैट इज yz प्लेन, ये अपने पास क्या है, नोडल प्लेन है। इसी तरीके से py को देखोगे तो अपने पास जो 2 एक्सिस बच गया दैट इज x एंड z, वो प्लेन अपने पास क्या रहेगा, नोडल प्लेन रहेगा। और ये अपने पास क्या होगा, pz, तो z के अलावा जो 2 एक्सिस बच गई दैट इज x एंड y, वो प्लेन अपने पास क्या रहेगा, नोडल प्लेन रहेगा। तो हर p ऑर्बिटल में अपने पास क्या होता है, एक नोडल प्लेन होता है, जैसे px में क्या रहेगा, yz, py में क्या रहेगा, xz, pz में क्या रहेगा, xy। तो हर p ऑर्बिटल में अपने पास एक नोडल प्लेन है। तो इस तरीके से अगर अपन p सबसेल की बात करें तो p सबसेल में अपने पास क्या रहते हैं, 3 ऑर्बिटल, और हर ऑर्बिटल के करस्पॉन्डिंग अपने पास एक एक नोडल प्लेन है। तो टोटल नोडल प्लेन्स अपने पास कितने आ जाएंगे, 3।
तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पी सबसेल में कितने नोडल प्लेन होते हैं, क्योंकि वहां पे 3 ऑर्बिटल है, हर ऑर्बिटल के करस्पॉन्डिंग एक नोडल प्लेन है, तो टोटल अपने पास 3 नोडल प्लेन रहेंगे। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि एक पी ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन होते हैं, तो चाहे पी एक्स हो, चाहे पी वाई हो, चाहे पी जेड हो, सब में अपने पास एक एक नोडल प्लेन होता है। तो निकालने का तरीका भी अपने देख लिया, ठीक है। तो समरी करके अपन इस तरीके से लिख ले रहे हैं। इसी तरीके लास्ट अपने पास बच गया क्या, एनडी सबसेल। तो कोई भी अपने पास अगर डी सबसेल है, तो उस डी सबसेल की अगर अपन बात करें, तो वहां पे पहली बात तो 5 ऑर्बिटल रहेंगे। कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, पीछे कर दो। डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक बार लिख लूं मैं, और अपने पास एक डी जेड स्क्वायर। तो ये है अपने पास। अब अगर देखोगे तो अपने पास जो ये ऑर्बिटल्स हैं, दैट इज डी एक्स वाई, डी वाई जेड, हाँ, और अपने पास एक डी जेड एक्स। तो ये सब अपने पास क्या नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स है। तो अगर इन नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स की अपन बात करें, तो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स के लिए अपन ने बोला था कि अपने पास जो 2 एक्सिस ऑर्बिटल में आ गई, उनके अलावा जो एक्सिस बच गया उसको दोनों के साथ अटैच करके देख लो। तो अपने पास 2 नोडल प्लेन आएगा, एक एक्स जेड, एक अपने पास वाई जेड। ऐसे इसकी बात करें तो यहाँ पे भी अपने पास 2 नोडल प्लेन आएगी। कौन सा एक्सिस बचा हुआ है यहाँ पे? एक्स। तो एक्स को एक बार वाई के साथ लगा दो, एक्स को एक बार जेड के साथ लगा दो। तो यहाँ पे भी अपने पास क्या है, 2 नोडल प्लेन है। इसमें भी अपने पास क्या है, एक्स और जेड आ रखा, तो एक अपने पास बच गया क्या, वाई। तो वाई को तुम एक बार एक्स के साथ लगाओ, वाई को तुम एक बार जेड के साथ लगाओ, तो 2 नोडल प्लेन आएंगे। तो अपने पास डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इन सब में क्या होते हैं, 2 नोडल प्लेन होते हैं। किस तरीके से निकालना है वो भी अपन ने देखा, ठीक है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें याद रखना पड़ेगा 2 नोडल प्लेन है, एक एक्स प्लस वाई, एक अपने पास एक्स माइनस वाई। पूरा इक्वेशन लिखोगे इक्वल टू जीरो। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है इक्वेशन, तो ये भी ध्यान रखना है कि इक्वेशन अपने पास क्या है प्लेन की। तो इन सब में अपने पास क्या नोडल प्लेन है, 2 नोडल प्लेन सब में आ जा रहा है। और अगर अपन बात करें किसकी, डी जेड स्क्वायर की, तो डी जेड स्क्वायर में अपने पास कोई नोडल प्लेन नहीं है, नो नोडल प्लेन। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, नोडल प्लेन की जगह नोडल कौन से, नोडल कौन, वो भी कितने, 2, ठीक है। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि अपने पास डी सबसेल के पास, या डी सबसेल में अपन बात करें, तो डी सबसेल में अपने पास जो है कितने नोडल प्लेन आएंगे, तो इसमें 2 थे, इसमें 2 थे, इसमें 2 थे, इसमें 2 थे। टोटल अपने पास नोडल प्लेन तो कितने हो गए, 8। इसमें नोडल प्लेन अपने पास कितना है, 0, लेकिन नोडल कौन कितने हैं, 2। तो अपन एक डी सबसेल के लिए क्या लिखेंगे, एक डी सबसेल के लिए अपन लिखेंगे कि नोडल प्लेन्स तो अपने पास कितने आ रहे हैं, नोडल प्लेन्स अपने पास आ रहे हैं टोटल 8 सबसेल की जब बात होगी। और नोडल कौन अपने पास कितने आ रहे हैं, नोडल कौन अपने पास आ रहे हैं कितने, 2, ठीक है। तो इस तरीके से तुमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो पहली बात, पहले भी अपन ने क्वेश्चन किया कि तुमको ये ध्यान रखना पड़ेगा सबसेल के लिए बात कर रहा है या ऑर्बिटल के लिए बात कर रहा है। ये जनरल कंफ्यूजन है जो बच्चों को हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए। बाकी अपन ने सब कुछ देख लिया और इसको समरी करके भी अपन ने लिख लिया है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास। अच्छा, अब मैं तुमसे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, उसको तुमको बताना है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो 2 पार्ट तो अपने पहले कर लिए थे, पी से रिलेटेड थे वो, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो इसमें अपने पास ये है कि each d orbital is 4 lobes. ये लिख लो कि each, एक को लिख लो d orbital is 2 nodal planes. Excuse me, sir. सर ऊपर तो फॉल्स है। सर नोडल प्लेन्स और नोड्स में कोई डिफरेंस? दोनों फॉल्स होंगे। नोडल प्लेन्स और नोड अपने पास होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। और अगर वो ऐसा कोई प्लेन आ जा रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो उसको अपन नोडल प्लेन बोल देते हैं। सर न्यूक्लियस को नोडल मतलब नोड बोल सकते हैं न्यूक्लियस को? न्यूक्लियस वैसे नोड ही है, लेकिन उसको काउंट नहीं करते, क्योंकि अपने को बताया ना कि हर एलिमेंट में बात करोगे तो किसी में भी देख लो न्यूक्लियस पे तो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे नहीं। ओके सर। तो उसको तो अलग से कंसीडर करने की जरूरत नहीं, होता अंडरस्टूड है।
हाँ, पहले में क्या आएगा कि हर डी ऑर्बिटल के पास अपने पास 4 लोब होते हैं, सही है क्या? ये फॉल्स है सर। फॉल्स है, ठीक है। फॉल्स क्यों है? क्योंकि अपने पास क्या है कि अगर बाकी सब ऑर्बिटल्स की अपन बात करें, लेकिन अपने पास जो डी जेड स्क्वायर होता है उसमें अपने पास क्या होते हैं? 2 ही लोब होते हैं। एक डंबल मतलब 2 लोब है, बाकी उसमें एक क्या है? रिंग है। तो डी जेड स्क्वायर में अपने पास क्या सिर्फ 2 लोब है, तो हर के लिए अपन ये बात नहीं बोल सकते। अपने पास जो 4 डी ऑर्बिटल्स है, दैट इज डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उन चारों में अपने पास 2-2 डंबल हैं, तो 2 डंबल मतलब उनके पास 4 लोब है। लेकिन अपने पास जो डी जेड स्क्वायर होता है उसमें एक ही डंबल होता है, एक डंबल मतलब 2 लोब। तो अपने पास क्या हो गया? फॉल्स, की हर में तो 4 लोब नहीं होते हैं। सेकंड वाला फॉल्स। 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 ये भी फॉल्स ही रहेगा। इसमें अपने पास बोल रहा है कि हर डी ऑर्बिटल के पास अपने पास 2 नोडल प्लेन होते हैं। तो हर डी ऑर्बिटल के पास तो 2 नोडल प्लेन नहीं होते हैं। जैसे अपने बात किया कि जो पहले 4 थे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जो ही बच गया एक, एन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उनके पास क्या रहेंगे? 2-2 नोडल प्लेन रहेंगे। लेकिन अपने पास जो डी जेड स्क्वायर है इसमें क्या होते हैं? नोडल कॉन्स होते हैं, नोडल प्लेन नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है करेक्ट इनकरेक्ट वाले स्टेटमेंट में, क्योंकि ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन तो अभी आते नहीं है, तो कहीं भी तुमको मिल सकता है, ठीक है। एक और कॉमन क्वेश्चन है, वो भी तुम सोच पाओगे। देखो क्या कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एग्जिस्ट in nodal plane of following orbitals। पहला अपने पास है क्या? डी एक्स वाई। दूसरा अपने पास है क्या? डी वाई जेड। तीसरा अपने पास है क्या? डी एक्स जेड। एक्स जेड और एक्स वाई चौथा जेड। अपने पास है क्या? पी जेड। एक्स जेड और वाई जेड। एक्स जेड और वाई जेड। तो ये पूछ रहा है कि अपने पास की जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है वो किस ऑर्बिटल के नोडल प्लेन में रहेगा। मतलब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पहली बात तो किस में होता है? एक्स वाई प्लेन में होता है। तो अपने को एक तरीके पूछने का मतलब ये है कि अपने पास कौन कौन सा ऑर्बिटल है जिसके लिए एक्स वाई प्लेन के अपने पास नोडल प्लेन है। वो ये तो पूछा है कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किस किस ऑर्बिटल्स के नोडल प्लेन में प्रेजेंट रहेगा, तो वही बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो अपने पास किस किस का नोडल प्लेन अपने पास क्या आएगा? एक्स वाई आएगा, क्योंकि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लेन में होता है। तो यहाँ पे अपने पास कौन सा एक्सिस बचा? जेड। तो यहाँ पे नोडल प्लेन आएगा एक्स जेड और वाई जेड, तो ये तो नहीं हुआ। यहाँ पे कौन सा एक्सिस बचा? एक्स। तो एक आएगा अपने पास एक्स वाई और एक अपने पास आएगा एक्स जेड, तो इसमें तो आ रहा है एक्स वाई नोडल प्लेन। इसमें अपने पास क्या बच गया? वाई बच गया। तो वाई मतलब एक एक्स वाई आ जाएगा, एक अपने पास वाई जेड आ जाएगा, तो यहाँ पे भी अपने को मिल गया। और पी जेड, तो पी जेड में तो अपने पास क्या रहेगा? एक्स वाई ही तो नोडल प्लेन रहेगा। तो इन तीनों ऑर्बिटल्स का नोडल प्लेन जो है अपने पास एक्स वाई आ रहा है, और एक्स वाई प्लेन में ही अपने पास क्या होता है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। मतलब ये तीनों अपने पास क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है क्या ये? समझ में आया? चलो ओके। तो ये हो गया अपने पास। इसमें शायद ये क्वेश्चन अपने पहले किया कि नहीं, लेकिन कर लेते हैं दोबारा से कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर एक बार और बता दीजिए। बिल्कुल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर आर पॉसिबल। ठीक है, देखो इसमें क्या पूछ रहा है अपने पास कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एग्जिस्ट इन नोडल प्लेन ऑफ फॉलोइंग ऑर्बिटल्स, की जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है वो जो अपने को गिवन ऑर्बिटल्स है इनमें से किसके नोडल प्लेन में प्रेजेंट रहेगा। तो पहली बात अगर अपन इसकी बात करें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो अपने को पता है इसमें अपन क्या करते हैं? एक्स वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन से लोब बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड बनाते हैं, ठीक है। तो अपने पास ये एक तरीके से क्या है? एक्स और वाई प्लेन में प्रेजेंट है। तो अपने से पूछने का मतलब ये है कि अपने पास कौन कौन से ऑर्बिटल से इन चारों में से जिसके लिए एक्स वाई प्लेन अपने पास क्या रहेगा? नोडल प्लेन रहेगा। ये क्लियर हुआ क्या? क्या पूछना चाह रहा है वो? यस सर। तो यही तुमको चेक करना है कि अपने पास कौन सा ऑर्बिटल है जिसमें अपने पास क्या आएगा? एक्स वाई प्लेन आएगा, नोडल प्लेन आएगा।
तो अपन ने चेक किया, इसमें भी XY प्लेन ऑर्डर प्लेन है, इसमें भी XY प्लेन है, इसमें भी XY प्लेन आ रहा है, तो ये चेक करना था। मतलब इनमें से किसी का XY प्लेन क्या हो, नोडल प्लेन हो, और ये किसमें है, XY प्लेन में है, ये देखना था बस। तो ये है अपने पास जो अभी क्वेश्चन करा रहे, कॉमन क्वेश्चन है, पूछता रहता है जेईई मेंस में कि N L M एंड S, ठीक है। तो अपने पास ये पूछ रहा है कि कौन सा सेट अपने पास पॉसिबल रहेगा। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे अपन कि N की वैल्यू 2 है, L की वैल्यू 2 है, M अपने पास 0 हो गया, और S अपने पास क्या हो गया, +½ मतलब ऐसा कोई ऑर्बिटल आ सकता है कि जिसके लिए N की वैल्यू 2 हो, L की वैल्यू 2 हो, M की वैल्यू 0 हो, S की वैल्यू +½ हो, ये अपने को चेक करना है। नो सर, क्योंकि सर No, L की sir, वैल्यू L- N से कम होती है। हाँ सर L 2 है, मतलब d ऑर्बिटल है, और 2 मतलब सेकंड शेल में d ऑर्बिटल होता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही सोचना जैसा तुमने भी सोचा, परफेक्ट। हाँ तो ये अपने पास 2 3 1 -1 -½ मल्टीपल चॉइस सही पॉसिबल है क्वेश्चन है, सर, पॉसिबल इसमें है और भी सर। आएंगे। हाँ 2 1 +2 -½ सर नॉट पॉसिबल सर। Not possible. M की वैल्यू सर उससे सर बराबर होती है, ज्यादा नहीं होती, माइनस में होती, मतलब 4 मॉड 2 है। -2 एंड -½ सर पॉसिबल है। चलो तो ये है अपने पास, बाकी लोग देखो कैसे करना है अपने को, जिन लोगों को आगे अच्छी बात है। तो सबसे पहले मैं देखो इस तरीके से बताता हूँ, मैं N और L की वैल्यू में नहीं कंफ्यूज करता हूँ। तो तुमको देखो सबसे पहले तो क्या करना है, N और L को देखना है। N और L को देख के ये पता करो कि कौन सा सबसेल की बात हो रही है, ठीक है। तो N = 1 अपने पास मतलब सेकंड सेल हो गया, L = 2 मतलब अपने पास D सबसेल हो गया। तो सेकंड में D की बात हो रही है, तो 2D करेगा तो अपने पास कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो ये तो ऐसे कैंसिल हो गया कि 2D सबसेल तो अपने पास बनता नहीं है। अभी तुमको पता होना चाहिए कि पहला सेल मतलब वहां पे एक ही सबसेल होता है, दैट इज 1s। दूसरा सेल मतलब अपने पास वहां पे 2 सबसेल होते हैं, 2s और 2p। तीसरा सेल मतलब अपने वहां पे 3 सबसेल होते हैं, 3s 3p एंड 3d। फोर्थ सेल मतलब अपने पास 4 सबसेल रहेंगे, 4s 4p 4d एंड 4f, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो अपने पास पहले तुमको पहला काम ये करना होता है कि N और L की वैल्यू को देख के पता करो कि कौन से सबसेल की वो बात करना चाह रहा है। तो यहाँ पे 2D सबसेल की बात हुई, मतलब अपने पास ऐसा तो कोई सबसेल बनेगा नहीं, मतलब ये कैंसिल हो गया, ठीक है। सेकंड पे आ जाओ अपने पास, तो N की वैल्यू अपने को गिवन है कितनी, 3, L की वैल्यू अपने को गिवन है 1, तो L = 1 मतलब अपने पास क्या हो गया, P। तो थर्ड में P दैट इज 3p सबसेल, तो 3p सबसेल तो बनता है, तो 3p सबसेल अगर बनता है, अब इसके लिए चेक करो कि M की वैल्यू क्या रहेगी और S की वैल्यू क्या रहेगी। तो पहले N और L को देख के तुमको ये पता करना है कि जिस सबसेल की बात कर रहा है वो सबसेल वास्तव में एटम्स के अंदर बन भी सकता है कि नहीं आ सकता। तो जैसे यहाँ पे 2D आ रहा था, 2D जैसा तो कुछ बनता नहीं है, मतलब ये तो अपने पास ऐसे कैंसिल हो गया, तो M और S तो वहां चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे अपने पास 3p आया, तो 3p सबसेल अपने पास मिलता है थर्ड सेल में। तो अगर 3p सबसेल मिलता है, अब इसके लिए अगर अपन M की वैल्यू की बात करें, तो M की वैल्यू अपने पास क्या होती है, -L2 + L। तो -L2 + L मतलब यहाँ M क्या हो सकता है, L = 1 है तो -1 हो सकता है, 0 हो सकता है और +1 हो सकता है। तो M अपने पास क्या दे रखा है इसने, -1, मतलब ये पॉसिबल है। और S तो हमेशा आएगा अपने पास क्या आएगा, या तो +½ आएगा या -½ आएगा, इसके लिए तो दो ही वैल्यू होती है, +½ या फिर -½ अगर S तुमको +½ -½ के अलावा अगर कुछ दे रखा है तो वो तो 100% नहीं होगा, लेकिन वो क्वेश्चन जब भी पूछता है तो S को तो +½ -½ में से किसी एक ही वैल्यू रखता है, क्योंकि S इजीली दिख जाता है, या तो +½ रहेगा या -½ रहेगा। अगर कहीं पे मान लो कि -1 दे दिया, +1 दे दिया, तो कोई भी स्टूडेंट होगा उसको इजीली दिख जाएगा कि अगर ऐसा अपने को -1 दे रखा है या +1 दे रखा है, मतलब वो तो बनेगा ही नहीं कॉम्बिनेशन, तो उसको तो ऐसे एलिमिनेट कर दोगे तुम। तो N L M में ही चेक करना होता है मेनली, क्योंकि SO मोस्ट ऑफ द केस में +½ और -½ ही देगा, तो उसमें तुमको लपड़े सर नहीं पड़ना। हाँ पारस सर वेटिंग रूम में सर। हाँ, बस कैसे चेक करना है तो वही करेंगे, पहले अपन N और L वैल्यू को देख के सबसेल निकालेंगे और उस सबसेल के लिए फिर M की वैल्यू चेक कर लेंगे। तो ये अपने पास एग्जिस्ट कर सकता है, बिल्कुल करेगा, क्योंकि थर्ड सेल में 3p भी बनता है, और 3p के लिए अपने पास जो M की वैल्यू पॉसिबल है क्या हो सकती है, -1 हो सकती है, 0 हो सकती है और +1 हो सकती है। तो इसने -1 दे रखा, मतलब M ये पॉसिबल है, ठीक है। इसी तरीके से अगर अपन थर्ड में जाएंगे, थर्ड वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पे N दे रखा है क्या, 2, L दे रखा है क्या, 1। तो अपने पास L = 1 मतलब P सबसेल हो गया, N = 2 मतलब सेकंड सेल की बात हो रही है, तो सेकंड सेल में P सबसेल दैट इज 2p। तो 2p सबसेल है अपने पास, तो 2p सबसेल बनता है सेकंड सेल में। अब अगर P के लिए वापस बात करें तो L की वैल्यू अपने पास
1 होता है तो m अपने पास क्या आएगा, -1, 0 एंड +1। लेकिन इसने m अपने को क्या दे रखा है, +2। तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि p सबसेल के लिए है, कभी भी m की वैल्यू जो है +2 नहीं आ सकती, वो -L2 +L होती है, मतलब -1 to +1 दैट इज -1, 0 एंड +1। तो ये भी अपने पास नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अपने पास लास्ट वाला देख लो कि n अपने पास क्या है 4, l अपने पास क्या है 2। तो n4 मतलब फोर्थ सेल हो गया, l2 मतलब अपने पास d हो गया। तो फोर्थ सेल में d सब सेल, तो 4d की बात हो रही है। तो 4d की बात हो रही है तो इसके बाद अपने को पता है कि l की वैल्यू क्या होती है 2, तो -2 2 +2, तो -2 -1 0 +1 एंड +2, ये सब अपने पास m की पॉसिबल वैल्यूज है। तो यहाँ पे -2 दे रखा तो -2 भी पॉसिबल है। अच्छा नीचे वाला है -2 दे रखा तो -2 भी अपने पास क्या है, पॉसिबल है, मतलब ये भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड एंड फोर्थ। समझ में आएगा ये? अरे क्लियर है सबको? यस सर। चलो, यस सर। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो मैं एक ही क्वेश्चन ले रहा हूँ क्योंकि आसान होते हैं। तो पहले n और l के हिसाब से सबसेल देख लो और फिर उस सबसेल के लिए m की वैल्यूज देख लो, और s की वैल्यू तुमको प्लस हाफ माइनस हाफ में से कोई एक ही गिवन होगी, क्योंकि वो सबको पता है ऐसे या तो प्लस हाफ रहेगा या माइनस हाफ रहेगा। तो इतना फर्जी क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, इतना फर्जी ऑप्शन भी नहीं बनाएगा, क्योंकि वो एग्जाम ले रहा है, उसका कुछ लेवल है। ठीक है, तो ये है अपने पास, इस तरीके से तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो, इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना के देता हूँ, तो इसे निकालना आना चाहिए। नेक्स्ट इसमें अपने पास जो है और तो कोई क्वेश्चन नहीं बचा, अपन बाकी तो बाद में करेंगे। हाँ, अब अपने को उसी पे आना है वापस जो अपने पढ़ा था, रूल्स ऑफ राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के क्या क्या रूल हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बेसिकली अपन ने लिखना सीख लिया था, तो उसके ऊपर अपन उतना डिस्कशन नहीं करेंगे, बस एक रिवीजन टाइप से मैं दोबारा बता दूंगा कि क्या रूल देखा था, किस तरीके से अपन ने सबसेल का एनर्जी प्रेडिक्ट किया था और ऑर्डर क्या लिखा था। ठीक है, अपने पास मेन फोकस रहेगा, जैसे मैं कल भी बोल रहा था कि अपने को ऑर्बिटल डायग्राम बनाने हैं। जैसे अपने पास 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उन 4 इलेक्ट्रॉन को अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो अपने को बनाना है, जो बॉक्स अपन बना रहे थे ना वैसा। तो अपने पास यहाँ पे जो सबसे पहला रूल था वो अपने पास क्या था, अफबाउ प्रिंसिपल। तो अफबाउस प्रिंसिपल, तो इसमें अपन ने बोला था कि अपने पास जो है इलेक्ट्रॉन्स को सब सेल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपन क्या करेंगे, फिल करेंगे। मतलब जिस सब सेल का एनर्जी कम रहेगा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन आएगा, जिस सब सेल का एनर्जी ज्यादा रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में आएगा। और एनर्जी ऑफ सब सेल कैसे कंपेयर करेंगे, उसके लिए अपन n+l वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं कि एनर्जी ऑफ सब सेल, एनर्जी ऑफ सब सेल is directly proportional to n+l वैल्यू, कि उसके लिए n+l वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी अपने पास सब सेल का एनर्जी उतनी ज्यादा रहेगी। बता दीजिए एक बार जो बता रहे थे जिसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, जिसकी एनर्जी। अरे अरे अपन ने ये बोला था ना अबव प्रिंसिपल में, स्टेटमेंट यही तो था कि एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपन क्या करेंगे, सब सेल को फिल करेंगे, कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन सब सेल अकॉर्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो जिसका एनर्जी कम रहेगा उसको पहले फिल करेंगे ना, जैसे अपन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में डालते हैं, 1s में, क्योंकि 1s का एनर्जी क्या है, जितने भी सब सेल उनमें सबसे कम होती सबसे है। कम होता है, यस सर। हाँ इस हिसाब से। हाँ तो ठीक फिर है। अपन ने यहाँ पे 7th सेल तक अपने पास बात की थी अपन ने, क्योंकि पीरियड टेबल में 7 ही पीरियड है, तो 7 पीरियड मतलब 7th सेल तक अपने पास यूज होता है। तो 7th सेल तक जितने भी सब सेल अपने पास यूज होने वाले हैं, जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं, दैट इज 118 एलिमेंट्स, मतलब जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने को लिखना पड़ सकता है। वैसे उतने की जरूरत नहीं होती है, मैंने वहां पे भी बोला था कि Z=30 तक अपना काम बन जाता है, क्वेश्चन वगैरह अपने पास उसी से रिलेटेड आएंगे। तो अपन ने सबको क्या किया था, सब सेल को एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा था, तो वो तो मैं दोबारा नहीं ले रहा हूँ डायग्राम। तो मैं यहाँ पे बस ये बता देता हूँ कि अपन ने ऐसा बात किया था कि अगर अपन बात करें अप टू एटॉमिक नंबर 30, Z=30 तक, तो इसमें अपने पास सबसे कम एनर्जी होती है किसकी, 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s और उसके बाद 3d।
तो ये अपने पास क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी फॉर सब सेल्स। तो इसी ऑर्डर में अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। मतलब जब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएगा तो किसमें आएगा अपने पास, 1s में। जब 1s पूरा भर जाएगा तब 2s में, जब 2s पूरा भर जाएगा फिर 3s में, जब 1s 2s और 2p में। जब 2p कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा फिर 3s में, जब 3s कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा तो 3p में, जब 3p कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा तो 4s में जाएंगे, और जब 4s कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा तो अपन 3d में जाएंगे। तो इस तरीके से अपने पास एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, सब सेल को फिल करते हैं। जिसका एनर्जी कम है वो पहले पूरा फिल होगा, उसके बाद अपने पास उससे हाई एनर्जी वाले में जाएंगे। अफवाह प्रिंसिपल। और अपन ने फिर Z = 30 तक अपन ने होमवर्क भी दिया था मैंने कि सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो ये अपने पास बात होगी अफवाह प्रिंसिपल में, सब चीजें अपन ने पढ़ी थी। सेकंड अपन इसमें लिखा था क्या, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में अपन ने बोला था कि अपने पास जब अपन एक ऑर्बिटल की बात करते हैं तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास करेंगे ऑपोजिट स्पिन में रहेंगे। मतलब एक +½ रहेगा तो एक अपने पास क्या रहेगा, -½ रहेगा। तो ऐसा कुछ अपने पास होता है कि एन ऑर्बिटल कैन accommodate maximum of 2 electrons, and whenever 2 electrons are present, in a particular orbital, it will be always in opposite spin। देखो इसका क्या मतलब हो गया। तो पहली बात अपन क्या करते हैं, जो ऑर्बिटल है उसको अपन एक स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते हैं। मैं बात भी कर रहा था कि जैसे S सब सेल है तो S सब सेल में अपने पास एक ऑर्बिटल होता है, तो एक ऑर्बिटल मतलब एक स्क्वायर ब्रैकेट बना देंगे अपन S सब सेल को दिखाने के लिए। इसी तरीके से अगर अपन बात करेंगे P सब सेल की, तो P सब सेल में बेसिकली अपने पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो P सब सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन 3 बॉक्स बना देंगे। ठीक है, और इसी तरीके से अगर डी सब सेल की बात करेंगे तो डी सब सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पे 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो अपन क्या करेंगे, 5 बॉक्स बना देंगे। तो ये है अपने पास। अभी अपने को बोल रहा है कि अगर मैं एक ऑर्बिटल की बात करूं तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास करेंगे ऑपोजिट स्पिन में रहेंगे। तो अगर एक अपने पास क्या है, क्लॉकवाइज स्पिन है, तो क्लॉकवाइज स्पिन को अपन जनरली ऐसे ऊपर एरो करके दिखाते हैं। कभी एरो ऐसे भी दिखा रहता है ऊपर, कभी ये एरो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो बहुत जगह तुमको ऐसे बना हुआ दिखेगा पूरा एरो, कभी ऐसा दिखेगा। तो अलग अलग तरीके से, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अपने पास जो क्लॉकवाइज होता है उसको जनरली अपन ऊपर दिखाते हैं। तो अपन बोल रहे हैं कि एक ऑर्बिटल में जब भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो अपोजिट स्पिन में रहेंगे, एक +½ रहेगा तो एक -½ रहेगा। दैट इज एक क्लॉकवाइज रहेगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। तो क्लॉकवाइज को अपन +½ से दिखाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज को अपन -½ से दिखाएंगे। तो इस तरीके से अपन एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एक +½ और एक -½ कि जब भी अगर अपने को एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन को दिखाना होगा तो इस तरीके से अपन दिखाएंगे। तो कभी कभी है ना क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, तुमको ऑर्बिटल में रिप्रेजेंटेशन दिखा देगा। एक बार मान लो कि ऐसे दे दिया, एक बार मान लो कि अपने को ये रिप्रेजेंटेशन ऐसे दे दे कि दोनों एरो ऊपर करके दे दिए, या दोनों एरो अपने पास जो है नीचे करके दे दिए। एरो मतलब इलेक्ट्रॉन को बता रहा है वो। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन भी गलत है, ये रिप्रेजेंटेशन भी गलत है। तो कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल इज करेक्ट। तो ये वाला रिप्रेजेंटेशन अपने पास सही रहेगा कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन दोनों ऑपोजिट स्पिन में। तो ये था अपने पास पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब यहाँ पे अपन ने ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के लिए कि एक सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, एक प्रिंसिपल आता है अपने पास, उसको डिस्कस करना है मेनली। तो वो है अपने पास हुंड्स
rule for maximum multiplicity, इस पे बात करेंगे। मल्टीप्लिसिटी क्या है? मल्टीप्लिसिटी, हुंस रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो देखो इसका क्या मतलब है, पहले अपन आएंगे मल्टीप्लिसिटी वगैरह पे। तो बोलना क्या चाह रहा है एक्चुअल में, ये इसकी अपन बात कर लेते हैं कि जैसे अपने पास मान लो कि जनरल एक कोई पी सबसेल है और उसमें 3 ऑर्बिटल हैं, 2p3 हो सकता है, 3p3 हो सकता है, 4p3 होता है, 4p3 हो सकता है। मान लो कि मैंने एग्जांपल के लिए लिया कि अपने पास के 2p सबसेल है और इस 2p सबसेल में अपने पास 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 2p सबसेल हो गया, 2p सबसेल में अपने पास क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 2p सबसेल मतलब मेरे को पता है कि यहाँ पे 3 ऑर्बिटल रहेंगे और एक सबसेल में जो तीनों ऑर्बिटल रहते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है और उनको अपन बोलते हैं डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। तो अपने पास 2p सबसेल है, उसमें अपने पास 3 ऑर्बिटल हैं, तो 3 ऑर्बिटल के लिए अपने को ऐसे 3 बॉक्स बनाने होंगे। ठीक है, तो एक ऑर्बिटल अभी कोई फिक्स नहीं होता है, तो एक को तुम क्या करोगे, 2px बोल दोगे एक बॉक्स को, एक बॉक्स तुम्हारे पास 2py के करस्पॉन्डिंग, एक बॉक्स तुम्हारे पास 2pz के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब ये 3 बॉक्स है, अपन बोल रहे कि अपने पास इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 3 ही है। तो 3 बॉक्स में अपने को 3 इलेक्ट्रॉन रखना है, तो इसका अपने पास काफी सारे तरीके हो सकते हैं कि एक तो मैं क्या करूं कि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दूं, इस तरीके से। एक में क्या करूं, अपने पास ये 3 इलेक्ट्रॉन 3 बॉक्स कि मैंने क्या किया, एक में अपने पास 2 कर दिए, एक में मैंने 1 कर दिया, एक ये हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास ये 2 रिप्रेजेंटेशन हो गए। तो इसमें से इन दोनों में से इस रिप्रेजेंटेशन को अपन सही मानेंगे या फिर इस रिप्रेजेंटेशन को सही मानेंगे? तो इसको कंपेयर करने के लिए सर वो उसने मोर अपने, स्टेबल होता है। हाँ, इसको कंपेयर करने के लिए उसने अपने पास एक टर्म डिफाइन किया था, मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, कि कौन सा रिप्रेजेंटेशन ज्यादा स्टेबल रहेगा, को ज्यादा एक्सेप्टेबल रहेगा, अपन कंपेयर करेंगे मल्टीप्लिसिटी के बेसिस पे। मतलब जिसका मल्टीप्लिसिटी ज्यादा रहेगा वो अपने पास ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। क्यों है उसका अपन बात करेंगे, एक टर्म अपन डिफाइन करेंगे एक्सचेंज एनर्जी, उसके हिसाब से। तो फिलहाल तुमको ऐसे ध्यान रखना है कि जिस रिप्रेजेंटेशन में अपने पास मल्टीप्लिसिटी ज्यादा आएगी उसमें अपने पास स्टेबिलिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। और ये मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, तो मल्टीप्लिसिटी अपन ऐसे कुछ डिफाइन करते हैं कि मल्टीप्लिसिटी 2s plus 1 इक्वल टू 2 mod s प्लस 1। ये मैंने बताया था क्या पहले? यस सर, पूरा इन पढ़ा ऑर्गेनिक चुके हैं यस सर, सर। अच्छा, ये बता दिया था क्या अपन ने? पूरा पढ़ चुके हैं सर ये। अच्छा, ये डायग्राम बनाना सीख लेते क्या अपन? यस यस सर। यस सर। सर, नंबर्स जब आपने पढ़ा था उसके बाद इनऑर्गेनिक में ये पढ़ लिया था हमने। अच्छा, ये पढ़ा दिया तो इतनी देर से काहे नहीं बोल रहे हो तुम लोग? सर हमें लगा फिर से रिपीट होगा। सर हमें मुझे लगा लगा कुछ कुछ नया होगा एक्स्ट्रा सर। हुआ। हाँ यस सर। सर आपने वो नहीं पढ़ाया था, मैग्नेटिक स्पिन मूवमेंट, वो हाँ, बता वो भी बता- पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, भी पढ़ाएंगे। अच्छा, तो जब लिख लिया तो फिर रिवाइज कर ही लेते हैं, मतलब इसको तो कंप्लीट कर ही देते हैं। तो उसमें दिक्कत तो नहीं थी ना कि जरूरत है दोबारा पढ़ाने की? कोई जरूरत नहीं है सर। अच्छा, तब तो फिर अपना सब कुछ हो गया है, तो क्वेश्चंस वगैरह करने हैं अपने को। सर एक बार रिवाइज करा दी सर एक बार। हाँ, इसको तो करा ही देंगे अब तो। हाँ, तो ये था अपने पास कि जिस पे मल्टीप्लिसिटी ज्यादा रहेगी वहां पे अपने पास स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। ठीक है, तो मल्टीप्लिसिटी अपने ऐसे निकालेंगे इस फॉर्मूले से कि 2 mod s प्लस 1, और ये जो अपने पास s है इसको अपन बोलते हैं क्या, टोटल स्पिन। तो टोटल स्पिन को अपन निकालते हैं n इंटू हाफ। n अपने पास क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की जो अपन ने रिप्रेजेंटेशन दिया उसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे अपने पास देखोगे तो इस कॉन्फ़िगरेशन अपने पास क्या है, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे अपने पास देखोगे तो एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे अपने पास तीनों इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो जितने ज्यादा अपने पास अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहाँ पे देख सकते हो कि जितने ज्यादा अपने पास n की वैल्यू रहेगी, मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, तो जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतना ज्यादा अपने पास स्पिन आएगी s, और जितना ज्यादा s आएगा उतना ज्यादा अपने पास मल्टीप्लिसिटी रहेगी। तो यहाँ पे अपन ये भी लिख देते हैं कि मल्टीप्लिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन।
तो जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन है उतनी ज्यादा अपने पास क्या है, स्टेबिलिटी है। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, इसको रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर अपन एक और चीज लिख सकते हैं कि मल्टीप्लिसिटी is directly proportional to stability and directly proportional to number of unpaired electron। ये एक सबसेल के ऊपर बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से अपन रिलेट करते हैं। तो यही था अपने पास, मल्टीप्लिसिटी को ऐसे अपन डिफाइन करते हैं। तो ये है अपने पास। बाकी अपन इसमें ऑर्बिटल डायग्राम वगैरह बनाए होंगे, उसके बेसिस पे अपन ने कुछ बात की होगी। यहाँ पे एक चीज अपन ने बताना है वो ये है, अच्छा क्रोमियम कॉपर भी हो गया था ना? यस सर। यस सर। यस चलो ओके, एक चीज बताना है अपन ने नहीं देखा, तो इसमें देखो अपने पास ऐसा कुछ है, एक नोट डालना। तो ये अपन ने नोट डाला, इसमें लिखना अपने पास, और इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना कि n+l रूल, जो अपन n+l रूल के हिसाब से सबसेल का एनर्जी निकाल रहे थे, तो n+l रूल इज applicable only for multi-electron species। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की जो अपने पास n+l रूल है, ये अपने पास सिर्फ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल होता है। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज मतलब जहाँ पे अपने पास क्या रहेगा, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो उनमें अपने पास सबसेल की एनर्जी जो है n+l रूल के हिसाब से निकाली जाती है। जो ऑर्डर अपन ने अभी लिखा था कि 1s सबसे कम रहेगा, 2s उससे ज्यादा, 2p उससे ज्यादा, ठीक है। बट सिंगल इलेक्ट्रॉन species follow the Bohr atomic model, Bohr's atomic model। Single electron species follow Bohr atomic model, ठीक है। तो इसमें अपने पास देखो, अपन ऐसा कुछ बोलते हैं कि अपने पास जैसे इसने बोला कि मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में अपन n+l रूल के हिसाब से देखेंगे। तो फॉर n मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, अगर अपने को एनर्जी ऑफ सबसेल को लिखना है, सबसेल को एनर्जी के ऑर्डर में, तो अपन ने देखा था n+l रूल के हिसाब से कि 1s की अपने पास क्या होती है, सबसे कम एनर्जी आती है। उसके बाद अपने पास 2s, फिर अपने पास 2p, फिर अपने पास 4s, फिर अपने पास 3d, और इस तरीके से अपने पास आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो जब भी अपने पास एक मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आएगी, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज मतलब जिसके पास अपने पास क्या है, 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पे अपने पास जो सबसेल का एनर्जी लिखा जाएगा उसका ऑर्डर ये रहेगा। लेकिन अगर अपन यही बात करें किसके साथ, 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, तो ये चीज देखना तुम क्या बोलना चाह रहे हैं अपन, 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, या फिर इसको अपन बोल देते हैं हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, क्योंकि अपने पास क्या होता है, हाइड्रोजन में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें, पहली बात तो अपने पास क्या क्या एग्जाम्पल आ सकता है इसमें, तो एक तो अपने पास आ जाएगा क्या, हाइड्रोजन, He+, Li+2, ये सब आयन्स, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, उसमें से सारे इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचे, ऐसा तुमको करना है। कि जैसे अगर अपन बात करें किसकी, हीलियम की, तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 में से अपन ने 1 निकाल दिया तो हीलियम+1। लिथियम में 3 होते हैं, 3 में से 2 निकाल दिया तो लिथियम+2, तो बचेगा क्या अपने पास 1। तो जिनके पास क्या होता है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो वहां पे अपन बोल रहे हैं कि जो एनर्जी लिखा जाएगा सबसेल का, एनर्जी ऑफ सबसेल, या जो एनर्जी ऑर्डर लिखा जाएगा वो अपने पास अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल,
तो एनर्जी ऑर्डर ऑफ सब सेल। तो बोर मॉडल के अकॉर्डिंग अपन क्या बात करते हैं, सेल की बात करते थे वहां पे कि अपने पास पहला सेल है उसकी एनर्जी E1 है तो E1 सबसे कम रहेगी, दूसरा सेल है उसका एनर्जी E2 है तो ज्यादा रहेगी, तीसरे सेल की एनर्जी अपने पास E3 और ज्यादा रहेगी, चौथे सेल का एनर्जी E4 अपने पास और ज्यादा रहेगी। इस तरीके से अपने पास जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाती है, वहां पे अपन सब सेल को अलग अलग नहीं देखते हैं। तो इसी तरीके से अपन बात करेंगे कि अपने पास क्या है, पहले सेल में अपने पास कौन सा सब सेल आता है 1s, तो 1s का एनर्जी अपने पास सबसे कम रहेगा, लेकिन सेकंड सेल जो है अपने पास इसमें जो सब सेल आ रहा है दैट इज 2s और 2p दोनों का एनर्जी अपने पास इक्वल रहेगा। इसी तरीके से अगर अपन बात करें कि अपने पास जो थर्ड सेल आ रहा है E3, इसमें अपने पास जो सब सेल आएंगे कौन कौन से 3s 3p और 3d, उन सब के अपने पास एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसी क्यों तरीके से अपने सर? पास जो आ रहा है फोर्थ सेल, अगर फोर्थ सेल को अपन देखेंगे यहाँ पे तो जो जो अपने पास सब सेल है इसमें 4s 4p 4d एंड 4f इन सब का एनर्जी अपने पास क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इस तरीके से अपने पास आगे चलता जाएगा। ठीक है, क्यों मतलब अपन यहाँ पे देखो ऐसे एक्सपेंड कर देते हैं कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो अपन ने सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए देखो क्या बोला था, बोर्ड ने अपना जो मॉडल दिया था पूरा इसी बेसिस पे दिया था जो अपन पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ बोर मॉडल। तो बोर्ड ने अपने पास बेसिकली किया क्या था, तो फिलहाल तो तुम यही चीज समझ सकते हो, इसमें बाकी और भी तरीके से अपन एक्सप्लेन करते हैं, प्रूफ वगैरह भी देते हैं मैथमेटिकली, तो अपने काम का है नहीं, तो फिलहाल तुम ऐसे समझ सकते हो कि अपने पास जो बोर्ड ने अपने एप्लीकेशन दिया था क्या दिया था कि अपने पास न्यूक्लियस है जिसमें प्लस Ze पॉजिटिव चार्ज है, अपने पास उसने एक ही इलेक्ट्रॉन लिया था, तो एक इलेक्ट्रॉन मतलब उसने सिर्फ क्या किया था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंसीडर किया था, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन का कोई रोल नहीं था। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में अपन बात करेंगे तो अपने पास इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक से ज्यादा हो जाएंगे, तो वहां पर रिपल्सन वाला फैक्टर भी आएगा। तो हो सकता है अपने पास जैसे सेकंड सेल में अपन बात कर रहे थे 2s और 2p, तो जो ये 2s के इलेक्ट्रॉन होंगे और ये 2p के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनके ऊपर मतलब 2s में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके ऊपर अलग तरीके का रिपल्सन आ रहा होगा, और 2p वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें अलग तरीके का रिपल्सन आ रहा होगा, इस वजह से उनकी एनर्जी भी क्या हो जा रही है, अलग अलग हो जा रही है। लेकिन अगर अपन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात करेंगे तो वहां पे तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस के साथ क्या रहेगा, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, तो फिर वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रिपल्सन वाला रोल वहां पे आ नहीं रहा है, मतलब सब सेल के अंदर जो सब सेल है उनकी एनर्जी जो होगी वो अलग अलग नहीं होगी। तो सिंपली अभी तो ये समझ सकते हो तुम, समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, तो ये Yes, चीज तुमको sir. ध्यान रखना है कि जब भी अपन एक मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात करेंगे, इससे अभी क्वेश्चन पूछा गया कुछ दिनों पहले कि जब भी अपन एक मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात करते हैं तो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में जो एनर्जी निकाली जाती है सब सेल की वो N+L रूल के हिसाब से देखी जाती है, अकॉर्डिंग टू N+L रूल। कौन सा क्वेश्चन पूछा था उसको भी मैं करवा दूंगा क्लास में। तो अपने पास इस तरीके से आएगा कि 1s की एनर्जी कम है, 2s की ज्यादा है, 2p की ओर ज्यादा है, 3s की ओर ज्यादा है, 3p की ओर ज्यादा है, उसके बाद 4s फिर 3d। लेकिन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में अपन देखें तो बोर मॉडल के हिसाब से देखना है, बोर मॉडल के साथ मतलब अपने को सेल के हिसाब से ही देखना है, तो यहाँ पे अपने को देखना है अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल। तो यहाँ पे मतलब ये होगा कि अपने पास पहले सेल में जितने भी सब सेल रहेंगे उनकी एनर्जी सेम रहेगी, मतलब यहाँ पे तो एक ही है तो 1s हो गया। दूसरे सेल में जितने भी सब सेल है उन सबकी एनर्जी अपने पास सेम है। इसी तरीके से तीसरे सेल में अपने पास जितने भी सब सेल है उन सबका एनर्जी सेम है, और फोर्थ सेल में जितने भी सब सेल है उनकी एनर्जी अपने पास सेम है। ठीक है, अच्छा अगर सब सेल की एनर्जी सेम है तो ऑर्बिटल्स का भी एनर्जी सेम रहेगा। जैसे अपन इसकी बात कर ले किसकी, थर्ड सेल की, तो अगर अपन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात करेंगे तो अपन ने क्या बोला कि फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कि एक सेल में जितने भी सब सेल आता है उन सबका एनर्जी सेम होता है कि 3s सब सेल की एनर्जी 3p के बराबर है, 3p की एनर्जी अपने पास 3d की बराबर है। तो 3s में जो ऑर्बिटल रहेगा अपने पास 3s ऑर्बिटल, उसकी एनर्जी p में जितने भी ऑर्बिटल है 3px 3py एंड 3pz बराबर रहेगा, और d में अपने पास जितने भी ऑर्बिटल आएंगे दैट इज 3dxy 3dyz 3d 3d xz और 3d
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 3D जेड स्क्वायर, इन सब का एनर्जी अपने पास इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा पूछा गया था उसकी अपन बात कर लेते हैं, तो उससे चीजें और क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन ऐसा कुछ आया था, देखो क्वेश्चन से समझते हैं अपन इसको, कि उसने अपने को ये बोला गया था, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन था कि व्हाट इज द degeneracy of first excited state of He plus। इसी में एक और क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द degeneracy of second excited state of H माइनस। ठीक है, तो अपने को डीजेनरेसी बताना है। डीजेनरेसी अपन ने बोला था कि सेम ऑर्बिटल के अपने पास कितने, सॉरी सेम एनर्जी के कितने ऑर्बिटल है, उल्टा बोल रहा था मैं। हाँ, तो डीजेनरेसी मतलब अपने पास क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विथ सेम एनर्जी। इस सेम एनर्जी के अपने पास कितने ऑर्बिटल रहेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विथ सेम एनर्जी, कि सेम एनर्जी के अपने पास कितने ऑर्बिटल है, ये अपने पास क्या होगा, डीजेनरेसी। ठीक है, तो अपने को बात करना है किसके लिए, तो सबसे पहले तुमको ये चीज देखना होता है कि जिस स्पीसीज की अपन बात करें वो एक्चुअल में है क्या अपने पास। तो यहाँ पे अपने पास बात हो रहा है किसका, He+। ठीक है, तो He+ मतलब हीलियम का अपने पास कैटाइन है। तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 में से अपन ने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। तो अगर 2 में से अपन ने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो अपने पास हो गया क्या, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो एनर्जी अपन देखेंगे बोर मॉडल के हिसाब से देखेंगे, मतलब पहले सेल जो है उसका एनर्जी सबसे कम है, उसके बाद सेकंड सेल, फिर अपने पास थर्ड सेल। सब सेल का एनर्जी अपने पास, पहले सेल में जितने भी सब सेल आएंगे सबका एनर्जी सेम है, अपन जैसे पहले डिस्कस किए। सेकंड सेल में जितने भी सब सेल आएंगे उनकी एनर्जी सेम है। थर्ड सेल में जितने भी सब सेल आएंगे उनकी सबकी एनर्जी सेम है, जैसे अपन ने ऊपर यहाँ पे डिस्कस भी किया कि सब सेल की एनर्जी सेम रहेगी, ऑर्बिटल की तो वैसे भी सेम होती है, तो यहाँ पे भी सेम ही रहेगा। तो इसने अपने को बोला है क्या, इसने अपने को बोला क्या, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब अपने पास क्या हो जाएगा, जो सबसे कम एनर्जी का स्टेट होता है ना उसको अपन बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। मतलब जो पहला सेल है यहाँ पे वो क्या हो गया, ग्राउंड स्टेट। और सेकंड सेल जो अपने पास है क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब अपने पास क्या हो गया, सेकंड सेल। और सेकंड सेल को अगर अपन देखें तो सेकंड सेल में अपने पास क्या होता है, सेकंड सेल में अपने पास 2 सब सेल है, 2s एंड 2p। और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात कर रहे हैं तो 2s और 2p दोनों की एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। मतलब 2s में जो ऑर्बिटल है दैट इज 2s ऑर्बिटल, और 2p में जो ऑर्बिटल है दैट इज 2px एंड 2py एंड 2pz। इन चारों की एनर्जी अपने पास क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो डी जनरेसी अपन क्या बोलेंगे कि सेम एनर्जी के कितने ऑर्बिटल आ रहे हैं अपने पास, 4। तो डी जनरेसी अपने पास क्या आ जाएगी यहाँ पे, 4। समझ में आया क्या ये, सर मल्टी इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिटल्स की सेम रहेगी, मान लीजिए 3s है तो 3p है। हाँ ये तो होता ही है, तो मैं पहले भी लिखा है, एक सब सेल में जितने भी ऑर्बिटल होती है सबकी एनर्जी सेम होती हाँ है। सर कंफ्यूजन था, ठीक है। हाँ, तो ये समझ में आया ना तुमको। यस तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज रहेगी, तुमका सोचने का तरीका यही होना चाहिए, तुम्हारी अप्रोच यही होनी चाहिए। वहां पे मैं सब पहले सेल को एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूंगा, जैसे अपने यहाँ पे लिखा कि पहले सेल का एनर्जी सबसे कम है, उसके बाद सेकंड सेल, फिर थर्ड सेल। मतलब अपने को सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में सेल के हिसाब से बात करनी, क्योंकि बोर्ड ने जो बात की थी वो सेल के हिसाब से ही बात की थी। तो अपने पास पहला सेल मतलब ग्राउंड स्टेट हो गया, सेकंड सेल मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गई। तो सेकंड सेल की अपने को बात करनी थी। सेकंड सेल मतलब वहां पे अपने पास क्या है, 2 सब सेल है, 2s और 2p। और अपने पास सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में एक सेल के अंदर जो सब सेल आती है उनकी एनर्जी सेम होती है, तो अपने पास उस हिसाब से 4 ऑर्बिटल आ जाएंगे, इनकी एनर्जी सेम है, मतलब डी जनरेसी अपने पास कितनी हो गई, 4। इसी तरीके से अगर अपन सेकंड पार्ट में आ जाए तो यहाँ पे अपने को बोल रहा है क्या,
व्हाट इज द डीजेनरेसी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट? सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ H माइनस आयन। तो H माइनस आयन मतलब 5 हाइड्रोजन आएगा। के पास, एक मिनट, H माइनस आयन मतलब अपने पास क्या हो गया, हाइड्रोजन माइनस है तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, -1 मतलब अपन एक और ऐड कर दिया, तो अपने पास ये क्या हो गए, मल्टी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब क्या होगा अपने पास मल्टी इलेक्ट्रॉन। तो जब भी एक मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात होगी तो वहां पे एनर्जी अपने को सब सेल की देखनी अकॉर्डिंग टू N+L रूल। तो अपन ने उसमें लिखा था कि 1s का एनर्जी अपने पास क्या होता है सबसे कम, उसके बाद 2s, फिर अपने पास 2p, फिर अपने पास 3s, इस तरीके से अपने पास आगे चलता जाएगा। तो यहाँ पे अपन सब सेल के हिसाब से बात करेंगे और वो भी अपने किस हिसाब से देखेंगे एनर्जी अकॉर्डिंग टू N+L रूल। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीड में अपन सेल के हिसाब से बात कर रहे थे क्योंकि उसमें जो सब सेल आएगा सबकी एनर्जी सेम रहेगी और सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी सेम रहेगी। तो यहाँ पे अपने को क्या बोला है कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो यहाँ पे सबसे कम एनर्जी का स्टेट क्या है, 1s सबसेल। 1s। तो ये अपने पास ग्राउंड स्टेट है यहाँ पे 1s सबसेल, क्योंकि यहाँ पे सबसेल का ही एनर्जी अलग अलग है। ये जो 2s है इसको अपन बोलेंगे क्या, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि सेकंड लोवेस्ट, अगर तुमको ध्यान हो तो मैंने एक्साइटेड स्टेट ऐसे ही डिफाइन किया था, ग्राउंड स्टेट मतलब सबसे कम एनर्जी का जो स्टेट रहेगा वो ग्राउंड स्टेट है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकंड लोवेस्ट एनर्जी का जो स्टेट है। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में देखोगे तो सबसेल का भी एनर्जी अलग अलग आ रहा है। तो सबसे कम एनर्जी का सबसेल क्या है, 1s, तो अपने पास क्या होगी ग्राउंड स्टेट। उससे ज्यादा एनर्जी किसकी है, 2s की, तो ये सेकंड लोवेस्ट हो गया, तो इसको अपन बोलेंगे क्या, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। 2p जो है इसको अपन बोलेंगे क्या, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट अपन इसको बोल रहे हैं, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट अपने पास क्या आ गया 2p, उसी के लिए अपने को बात भी करनी है। तो 2p सबसेल की बात हो रही है एक तरीके से। तो 2p सबसेल में अपने पास जो ऑर्बिटल रहेंगे उनकी एनर्जी अपने पास क्या आएगी, सेम आएगी, दैट इज 2px इक्वल टू 2py इक्वल टू 2pz। तो टोटल अपने पास कितने ऑर्बिटल आ जाएंगे, टोटल अपने पास 3 ऑर्बिटल आ जाएंगे जिनकी एनर्जी क्या है, सेम है 2p सबसेल में। मतलब डीजेनरेसी अपने पास कितनी आ जाएगी, इसमें 3 आ जाएगी। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज मतलब वहां पे तुमको सेल के हिसाब से देखना है, जिस सेल की एनर्जी कम है वो अपने पास क्या रहेगा, मतलब जिस जैसे पहले सेल की सबसे कम रहेगी तो अपने पास ग्राउंड स्टेट था जैसे अपने ऊपर वाले में देखा, और एक सेल के अंदर जितने भी सब सेल है उन सब की एनर्जी सेम है, इसलिए अपने पास ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी सेम रहेगी। लेकिन जब मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात करेंगे तो वहां पे अपने को सब सेल के हिसाब से देखना है, और सब सेल का एनर्जी अपन N+L रूल के हिसाब से डिसाइड करते हैं। ऑर्डर याद करने के लिए मैंने बोला था कि एटलीस्ट 3D तक तो याद कर लो क्योंकि वहीं तक अपने को जरूरत पड़ती है। तो जब भी मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो सब सेल के हिसाब से तुमको बात है। तो जो सबसे कम एनर्जी का सब सेल है दैट इज 1s, वो अपने पास क्या हो गया ग्राउंड स्टेट, और उसके बाद इसे सेलेक्ट करते जाओ। हाँ बोलो। तो आपने तो कहा था सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n=3। अरे तो वो हाई उसकी बात कर रहे थे ना अपन, बोर मॉडल की। तो बोर हाँ, मॉडल में अपन सर। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो देख रहे थे खाली, यस सर। हाँ, तो इसलिए अपन वहां पे बोल रहे थे। तो अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए बात करोगे तो अभी भी वही मतलब है उसका। तो वही तो मैंने बोला कि मैंने डिफाइन कैसे किया था, डेफिनेशन के ऊपर जाओ ना तुम, वहां पे तो अपन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज था इसलिए अपन डायरेक्ट बोल दिए। डेफिनेशन अपन ऐसे ही दिया था, ग्राउंड स्टेट मतलब सबसे कम एनर्जी का स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकंड लोवेस्ट एनर्जी, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड लोवेस्ट, मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड लोवेस्ट एनर्जी। तो ऐसे अपन डिफाइन कर रहे थे। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में वही बोला मैंने, सेल के हिसाब से देखना है, सेल के अंदर जो सब सेल रहेंगे, सब सेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स रहेंगे, सबकी एनर्जी इक्वल आएगी, जैसे अपन ने यहाँ पे किया। सेकंड सेल के अंदर 2 सब सेल थे, दोनों की एनर्जी सेम थी, इसलिए ऑर्बिटल्स की भी एनर्जी सबकी सेम आ गई। और जब भी मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात करेंगे तो सब सेल के हिसाब से देखना है, एनर्जी N+L रूल के हिसाब से देखते हैं, जो कि अपन ने याद कर रखा है इस तरीके से। तो सबसे कम एनर्जी का जो सबसेल रहेगा ग्राउंड स्टेट हो गया, उसके बाद फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फिर सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इस तरीके से अपने पास चलता जाएगा। तो यहाँ पे सबसेल के हिसाब से देखना होगा, तो अपने पास 2p सबसेल अपने पास क्या हो गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, वहां पे 3 ऑर्बिटल है सेम एनर्जी के, तो अपने पास डीजेनरेसी क्या होगी 3। ये चीज क्लियर है क्या तुमको? यस। चलो, तो ये था अपने पास, ये क्वेश्चन पूछा गया है, IIT एडवांस का क्वेश्चन था ये, तो इस तरीके से तुमको जवाब देना होता है इन क्वेश्चंस का। तो ये हो गया अपने पास, ठीक है। तो ये पॉइंट था अपने पास जो अलग है थोड़ा,
नेक्स्ट अपने पास इसमें कुछ क्वेश्चंस तो अपने उस टाइम भी प्रैक्टिस किए थे कि कितने इलेक्ट्रॉन अपने पास रहेंगे जिसमें n+l+m=1 रहेगा। वैसे अपने को एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं जिसमें अपने को नोडल प्लेन वगैरह भी इंक्लूड कर सकता है वो, तो उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन। रिपीट हो जाए तो क्वेश्चन उसके मेरे को आइडिया नहीं कौन कौन सा क्वेश्चन मैंने कराया था। तो एक तो क्वेश्चन अपन ले लेते हैं मैक्सिमम मिनिमम वाला, क्योंकि बच्चों को उसमें थोड़ी दिक्कत होती है, पहले करवा दिया होगा तो रिवाइज हो जाएगा। तो इसमें लिखो फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम number of electrons with l+m equal to 2 in titanium Ti, कि अपने पास टाइटेनियम में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे जिनके लिए l+m की वैल्यू अपने पास क्या आएगी, 2 आएगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम तुम्हारा होता है इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए कि l+m = 2 है, n+l = दिस है, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो सबसे पहला काम तो ये कि जो तुमको एलिमेंट गिवन है उसका तुम क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो अपने पास क्या गिवन है, टाइटेनियम अपने पास आता है इसके बाद स्कैंडियम के बाद। स्कैंडियम अपने पास 21 होता है तो टाइटेनियम अपने पास 22 होगा। तो इस तरीके से तुमको सोचना आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो सबसे पहले अपने पास 1s आया, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2s आया, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p आया, उसमें अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन। मैंने बता रखा है कि 2p तक अपने पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अपने को 22 फिल कराने हैं तो 12 भी और अपने को रखना है। इसके बाद अपने पास आएगा 3s2, 3p अपने पास 6 और इसके बाद आता है फिर 4s2। तो 4s में अपने पास क्या आ गए, 2 आ गए। इसके बाद अपने पास क्या आएगा 3d। तो 4s2 तक जब अपन जाते हैं तो अपने पास यहाँ पे क्या आ जाता है, वापस 20 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 3d में अगर देखोगे तो अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो वो आ जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम उसमें 10 आ सकते हैं। तो ये सब अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया किसका, टाइटेनियम का। एक और चीज अपने पास होती है, अपन ने बीच में डिस्कस किया था पहले, लेकिन मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ कि कभी कभी इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता है। यहाँ पे तो अपन ने क्या किया है कि जो सबसेल है उनको एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस किया है कि 1s था, फिर 2s आता है, फिर 2p आता है, फिर 3s आता है, फिर 3p आता है, फिर 4s आता है और फिर 3d आता है। जिस हिसाब से अपन ने एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल किया, वैसे अपने सबसेल को रख दिया है। कभी कभी वो इन्हीं को ऐसे भी लिख के दे सकता है कि पहले सेल में जो सब सेल थे उनको पहले लिख दिया, दैट इज 1s, फिर 2s, 2p, 6। और जो थर्ड सेल में सब सेल है ना, जैसे अपने पास हो गया 3s2, 3p6, 3d2, 4s2, इसी चीज को ऐसे भी लिख के दे सकता है। तो यहाँ पे ऐसे लिख रहा है कि अपने पास सेल वाइज बात करा कि पहले सेल के सब सेल हो गए, ये सेकंड सेल के हो गए, ये थर्ड सेल के हो गए और ये अपने पास फोर्थ सेल का हो गया। मतलब जिस सब सेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जिस सेल में अपने पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है उस सेल के हिसाब से उसने लिख दिया कि पहले सेल के सब सेल पहले लिख दिया, फिर सेकंड सेल के, फिर थर्ड सेल के, फिर फोर्थ सेल के। तो कभी कभी ऐसे भी उसको लिख के दे सकता है ये। ठीक है, तो इस सेल वाइज उसने अरेंज कर दिया सब सेल को, और यहाँ पे अपन ने सब सेल को एनर्जी के हिसाब से अरेंज किया है। तो इलेक्ट्रॉन तो अपन ऐसे ही फिल कराएंगे, तो तुमको याद भी ऐसे ही करना है और यूज करो तब भी ऐसे ही यूज करना है, पर वो लिख के ऐसे भी दे देता है। तो ये एक तरीका हो गया। ठीक है, एक और तरीका अपने पास होता है इसको लिखने का कि अपने पास जो है ये टाइटेनियम था, तो अपन इनको ऐसे लिखते हैं कि इनर्ट गैस के हिसाब से अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं कि जैसे अपने पास 4s2 3d2। हाँ, कि जैसे अपने पास मान लो कि एक ग्रुप 1 आया, मतलब पीरियड के हिसाब से बात करेंगे, मैं बता देता हूँ एक बार फिर। उस दिन अपन ऐसे कोई क्वेश्चन आया था तब डिस्कस किया था, तो वही पूरा कर लेते हैं कि पीरियड 1 है अपने पास। तो पीरियड 1 में अपने पास क्या होगा, जो इनर्ट गैस आता है वो अपने पास 18 ग्रुप में रहेगा। 18 ग्रुप में जो है अपने पास वो हीलियम है। पीरियड 2 में अपने पास देखोगे तो पीरियड 2 में अपने पास हीलियम के बाद क्या आता है, नियोन। इसी तरीके से पीरियड 3 में अपने पास क्या आएगा, आर्गोन। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं जनरली ऐसा लिखते हैं कि अपने पास जैसे मान लो कि यहाँ पे एलिमेंट अगर मैं लिखूं तो अपने पास क्या आएगा, यहाँ पे अपने पास हाइड्रोजन के बाद लिथियम, तो लिथियम, सोडियम, नीचे चला जाएगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अब अपने को बताया कि अपने पास क्या है,
बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 1s2 2s2। बोरॉन का देखो जिसका होता है अपने पास 1s2 2s2 2p1। ऐसे ऑक्सीजन ले लो या नाइट्रोजन ले लो, इसका अपने पास होता है 1s2 2s2 2p2। और अपन बात करें कि हीलियम, तो हीलियम अपने पास इनर्ट गैस है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने पास होता है 1s2। तो अपने को क्या करना पड़ा, एक तरीके से जो ये 1s2 ये बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। तो ये अपन कोई रेफरेंस लेंगे तो इनर्ट गैस वाले लिखते हैं कि अपने पास जो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन रिपीट हो रहा है अगले एलिमेंट में, तो वहां पे अपन उस कॉन्फ़िगरेशन की जगह इनर्ट गैस को भी लिख देते हैं। मतलब 1s2 लिखो चाहे तुम हीलियम लिखो, तो हीलियम लिखने का मतलब हो गया कि यहाँ से आगे अपने पास इसको अपन ऐसे लिखेंगे कि हीलियम अपन स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया, फिर अपने पास 2s2। तो मतलब पहले अपने पास क्या रहा, इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन रहा। कौन सी इनर्ट गैस का, हीलियम का, जो कि अपने पास क्या होता है 1s2, और उसके बाद अपने पास क्या रहा 2s2। ऐसे अगर अपने पास देखें तो नाइट्रोजन का अपन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि अपने पास क्या आ गया, हीलियम 2s2 2p3। ये अपने पास होता है क्या 2p3। तो ये अपने पास वही तरीका हो गया कि अपने पास पहले यहाँ पे क्या रहा होगा, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन रहा होगा, उसके बाद अपने पास 2s2 और 2p3। मतलब अगर अपन क्या करेंगे, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो उससे पहले जो इनर्ट गैस आ रही थी दैट इज हीलियम, जो कि फर्स्ट पीरियड का रहेगा, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन और जो भी एक्स्ट्रा है उसको अपन मेंशन करेंगे। सेम तरीके से अपन थर्ड पीरियड वालों के लिए बात करेंगे कि अपने पास मान लो कि पीरियड थर्ड की अपन बात करें, तो एक एग्जांपल मैं इसमें बता देता हूँ। तो लिथियम के नीचे अपने पास क्या आएगा, सोडियम, फिर अपने पास आएगा पोटासियम, सॉरी उसमें चला जा रहा हूँ मैं। लिथियम के बाद अपने पास आएगा मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस, फिर सल्फर एंड फिर क्लोरीन। तो यहाँ पे अपने को मान लो कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 12 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2, ये अपने पास हो गया। और इसी तरीके से मान लो कि फॉस्फोरस का लिखना है, तो फॉस्फोरस का अपन लिखेंगे 1s2 2s2 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2p6 3s2 3p3। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे देखोगे ये वाला कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 और 2p, ये अपने पास इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन है। क्योंकि इससे पहले जो इनर्ट गैस आ रही है, तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट से पहले इनर्ट गैस मतलब सेकंड पीरियड का इनर्ट गैस दैट इज हीलियम। तो हीलियम के बाद 10 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6। मतलब जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स आएंगे उनमें ये कॉन्फ़िगरेशन तो आएगा ही, क्योंकि उनका जो एटॉमिक नंबर रहेगा वो नियॉन से तो ज्यादा ही रहेगा। तो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने पास क्या है 1s2 2s2 2p6। मतलब जो थर्ड पीरियड का एलिमेंट आएंगे उनमें ये सब तो रिपीट होगा ही। तो इस कॉन्फ़िगरेशन की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं कि नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन और 3s2, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन अपने पास नियॉन का है, तो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन और जो एक्स्ट्रा है दैट इज 3s2 एंड 3p3। मतलब अगर अपने पास कैसे रिप्रेजेंटेशन देंगे अपन, अगर इनर्ट गैस के हिसाब से देना है तो कि थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो सेकंड पीरियड का इनर्ट गैस और उसके एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको लिखेंगे अपन। इसी तरीके से अपने को क्या करना है, फोर्थ पीरियड के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है पीरियड 4 के लिए। तो पीरियड 4 का एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो उससे पहले इनर्ट गैस अपने पास आएगा थर्ड पीरियड का इनर्ट गैस दैट इज आर्गन। तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरीके से अपन रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो अगर अपन इसकी बात करें टाइटेनियम की, तो टाइटेनियम अपने पास जो है ये अपने पास फोर्थ पीरियड में आता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, 3d सीरीज का एलिमेंट है। तो इससे पहले अपने पास जो इनर्ट गैस आएगी, तो फोर्थ पीरियड से पहले अपने पास थर्ड पीरियड है, तो इसमें कौन सा इनर्ट गैस है, आर्गन। तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये वाला कॉन्फ़िगरेशन अपने पास किसका है, आर्गन का है। तो तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और अपने पास बाकी जो बच गया दैट इज 3d2 4s2, तो 3d2 4s2। तो इस तरीके से अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये समझ में आया क्या? यस सर। तो तीन तरीके से अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं। तो सबसे सही तो यही है, क्योंकि इसमें अपने को सब सेल का एनर्जी का ऑर्डर भी पता चल रहा है, तो उसके हिसाब से अपन इलेक्ट्रॉन भी फिल कर सकते हैं। ये अपने सेल के हिसाब से लिखा कि पहले सेल मतलब जिस सेल में जो सब सेल थे उनको लिख के गए लाइन से अपन, ठीक है। कि पहला सेल मतलब वहाँ पे 1s सब सेल था, दूसरा सेल मतलब वहाँ पे 2s 2p था, तीसरा सेल मतलब वहाँ पे 3s 3p 3d था, फोर्थ मतलब यहाँ पे 4s 4p 4d एंड 4f। तो सेल के हिसाब से अपन लिख रहे हैं।
और एक अपन इनर्ट गैस के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डायरेक्ट अपन यहाँ से लिख दो या कहीं से भी लिख दो कि जो रिपीट हो रहा है इनर्ट गैस का उसको लिख दो, बाकी जो एक्स्ट्रा है उसको मेंशन कर दो। तो इस तरीके से अपने पास लिखने के तरीके होते हैं अलग अलग, ये समझ ही गए होंगे, तो ये ध्यान रखना है। अब अपन वापस इसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो ये बताना था एक बार मेरे को। तो इस क्वेश्चन में अपने को ये बोल रहा है कि अपने पास फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ L प्लस M इक्वल टू 2, कि ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम पॉसिबिलिटी अपने को चेक करना है, जिसके लिए अपने पास टाइटेनियम में L और प्लस M की वैल्यू अपने पास क्या है, 2 आए। तो टाइटेनियम का अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा है, तो ये टाइटेनियम का अपने पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब अपने को बात करना है क्या, L प्लस M इक्वल टू 2। तो अपने पास जितने भी सब सेल है उन सब के लिए क्या करो, पहले तो L और M की वैल्यू लिखो। तुम तो सबकी लिख लिया करो कि अगर L की लिखनी है तो N की भी चाहिए होगी, M की लिखनी है तो L की भी चाहिए होगी। तो N की वैल्यूज लिख लो, L की लिख लो और M की लिख लो। तो N अपने पास 1 2 2 3 3 4 एंड 3, ये जो अपने पास होता है ये सेल नंबर ही होता है कि फर्स्ट सेल का S, सेकंड सेल का S, सेकंड सेल का P, थर्ड सेल का S, थर्ड सेल का P, फोर्थ सेल का S, थर्ड सेल का D। जो अपने पास इनकी वैल्यू होगी, जो नंबर लिखा है वो सेल नंबर है। और अगर अपन L की बात करें तो S के लिए 0 होता है, S के लिए 0, 0 D 0 के 1 लिए 0 1 1 2 0 1 0 और 2, D के लिए 2। M की वैल्यू अगर अपन लिखते हैं तो M की वैल्यू अपन क्या लिखते हैं कि -L2 + L। तो पहला अपने पास क्या है, 1s सब सेल है, ये सब सेल है। तो 1s सब सेल की अपन बात करें तो वहां पे एक ऑर्बिटल है, तो उसके लिए M की वैल्यू जो आएगी वो 0 ही आएगी। 2s सब सेल है तो उसमें भी एक ही ऑर्बिटल है, तो एक ऑर्बिटल मतलब M की वैल्यू वहां पे भी 0 आएगी। ये 2p सब सेल है, तो 2p सब सेल में अपने पास 3 ऑर्बिटल होते हैं। तीन -1 0 ऑर्बिटल and मतलब 1 अपने पास जो 3 M की वैल्यू आएगी -L2 + L, मतलब 0 -1 0 + 1, इस तरीके से। इसी तरीके से वापस S आ गया, तो S के लिए एक ही ऑर्बिटल होता है, तो एक की वैल्यू आएगी 0। फिर अपने पास P आ गया, तो P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो M की अपने पास 3 वैल्यू आएगी -L2 + L। तो P के लिए L क्या होता है 1, मतलब -1 2 + 1, तो -1 0 + 1, ये 3 ऑर्बिटल हैं अपने पास -1 0 + 1 वाले। वापस अपने पास S आ गया, तो S में वापस क्या आ जाएगा 0। वापस अपने पास D आ गया, अच्छा D आया है तो D के लिए L की वैल्यू क्या होती है 2, और 5 ऑर्बिटल होते हैं तो उनके लिए जो M की वैल्यू रहेगी -2 2 + 2। तो यहाँ पे अपने पास आएगा -2 -1 -1 0 1 2 0 + 1 ये +2, मतलब 5 नंबर लिख रहे हैं, उसका मतलब अपने पास 5 ऑर्बिटल हो गई। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर मैक्स 2 मिनिमम 1। निकालेंगे बिल्कुल यार। अच्छा ओके सर। हाँ, अब अपने को देखना है कि L + M अपने पास कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो तुमको वही हर कॉम्बिनेशन में चेक करना पड़ेगा, हर ऑर्बिटल के लिए चेक करना पड़ेगा कि किस ऑर्बिटल में अपने पास L + M की वैल्यू 2 वाला इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ऐड कर करके देखो कहाँ कहाँ पे आ सकता है। तो अपने को देखना क्या है, L + M क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे अपने को चेक करना है L + M। तो पहले में अगर देखोगे अपने पास, तो पहले में अपने पास क्या है कि L भी 0 है, M भी 0 है, तो यहाँ तो L + M अपने पास 0 ही आएगा। चाहो तो साथ साथ लिखते जाओ, कोई जरूरत ही नहीं है वैसे। सेकंड में देखोगे अपने पास 2s में, तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल है, उसके लिए भी सर L + मैक्स M 3 अपने आ पास रही है। यस 0 सर 3। रहेगा। यस सर, एक्चुअली मैक्स 3 है, कल एक छूट गया था। हाँ, तो ये अपने पास 2s की बात होगी। 2p में अगर देखोगे तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल थे, तो तीनों ऑर्बिटल को अलग अलग चेक करना पड़ेगा। एक ऑर्बिटल अपने पास -1 वाला है, एक ऑर्बिटल अपने पास 0 वाला है, एक ऑर्बिटल अपने पास +1 वाला है, मतलब जिसके लिए M की वैल्यू की अपन बात कर रहे हैं। तो 3 ऑर्बिटल में एक के लिए -1 रहेगा, एक के लिए 0 रहेगा, एक के लिए +1 रहेगा। तो L + M अपने को 2 चेक करना है। तो L की वैल्यू तो सबके लिए 1 है। अब अगर तुम इस ऑर्बिटल के लिए देखो -1 वाले के लिए, तो L + M अपने पास क्या हो जाएगा 0। 0 इसके लिए देखोगे तो L + 0 मतलब 1 + 0 अपने पास, इसके लिए क्या आ जाएगा L + M 1। लेकिन L की वैल्यू 1 और इसके लिए M की वैल्यू +1, तो ये ही एक ऑर्बिटल आएगा अपने पास 2p सब सेल में, जिसके लिए L + M अपने पास क्या रहेगा 2। ये समझ में आया क्या? यस सर 6 होगी ना मैक्स? हाँ नहीं, ठीक गलत निकाला है। तो एक ऑर्बिटल तो अपने को यहाँ पे मिल गया, जिसके लिए L + M अपने पास क्या है
2 है, मैं इसे स्क्वायर ब्रैकेट में बना दे रहा हूँ। तो इस तरह तुमको L प्लस एम करके देखना पड़ेगा, ठीक है, कि अपने पास 2p सब सेल था, तो 2p सब सेल में 3 ऑर्बिटल थे, 2pz एक ऑर्बिटल के लिए m-1 था, एक के लिए 0 था, एक के लिए +1 था। तो तीनों ऑर्बिटल के लिए अलग अलग चेक करना पड़ेगा L प्लस एम। तो एक तरीके से 1 + -1 0 हो गया, 1 + 0 1 हो गया, 1 + 1 अपने पास क्या हो जाएगा 2। तो एक ऑर्बिटल आया अभी। तो इसी तरीके से अगर 3s सबसेल में देखोगे तो 3s सबसेल में अपने पास क्या है 0 + 0, एक की ऑर्बिटल था, उसके लिए भी अपने पास क्या रहेगा सर 0 14 रहेगा। होगा सर 14। कुछ ज्यादा ही नहीं आ गया। सर इलेक्ट्रॉन पूछा है ना उसने तो क्वेश्चन में। हाँ सर 3 का इलेक्ट्रॉन 2 तो 6 हो जाएगा। ये 14। रुको अभी यार। हाँ तो देखो अपने पास ये हो गया। अब इसमें अगर देखोगे अपने पास किसमें 3p सबसेल, तो 3p सबसेल की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अपने पास 3 ऑर्बिटल है। एक ऑर्बिटल के लिए अपने पास m-1 है, एक के लिए 0 है और एक के लिए अपने पास क्या है +1 है। तो तीनों के लिए अपने को L प्लस एम निकालना है। तो L तो अपने पास 1 है, तो 1 + -1 ये अपने पास 0 आ जाएगा, 1 + 0 ये अपने पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 + 1 तो ये अपने पास यहाँ पे 3pz 2 आ जाएगा। तो एक ऑर्बिटल अपने पास ये हो गया। तो एक ऑर्बिटल अपने पास 2p सबसेल में आ रहा है, एक ऑर्बिटल अपने पास 3p सबसेल में आ रहा है। 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, इसी तरीके से तुमको डी के लिए देखना है कि अगर डी की अगर अपन बात करें तो डी के लिए एल की वैल्यू तो अपने पास क्या है 2 है। डी सबसेल की अपन बात कर रहे हैं तो डी सबसेल मतलब अपने पास 5 ऑर्बिटल है, उसमें से एक ऑर्बिटल के लिए m-2 है, एक के लिए -1 है, एक के लिए 0 है, एक के लिए +1 है, एक के लिए +2 है। अपने को चाहिए क्या L + m = 2। तो L तो अपने पास क्या 2 है, तो अगर इस वाले के लिए देखोगे -2 वाले के लिए तो 2 + -2 0 हो जाएगा, -1 है तो 2 - 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 + 0 तो 2 + 0 यहाँ पे अपने पास क्या आएगा L + m 2 आएगा इस वाले के लिए, जिसके लिए m की वैल्यू क्या रहेगी 0 रहेगी। तो अपने पास एक ऑर्बिटल यहाँ पे आ गया। इसमें अगर देखोगे तो L की वैल्यू अपने पास क्या है 2 है, इसके लिए 3 L की है। वैल्यू अपने पास क्या है +1 तो अपने पास 3 हो जाएगा, और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये दोनों भी नहीं आएंगे। तो टोटल अपने पास क्या आ रहे हैं 3 ऑर्बिटल आ रहे हैं। यस सर। तो 3 ऑर्बिटल आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये अपने पास जो डी सबसेल है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन थोड़ी है यार, इसमें तो 5 में से किसी 2 में ही क्या रहेंगे इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यस सर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। हाँ तो ये तुमको सोचना पड़ेगा कि एक ऑर्बिटल अपने को 3p में मिला, एक ऑर्बिटल अपने को 2p में मिला, तो 2p एरा अपने पास और 3p एरा अपने पास। तो अगर 2p में देखोगे तो 2p में अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब हर ऑर्बिटल में अपने पास क्या है 2-2 इलेक्ट्रॉन है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अपने पास जो ये -1 वाला ऑर्बिटल था उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, 0 वाले में अपने पास क्या थे 2 इलेक्ट्रॉन थे, और +1 वाले में अपने पास क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अपने को तो अभी +1 वाले की ही बात करनी है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो अपने पास यहाँ से आ गए, जिनके लिए L + m अपने पास क्या है 2 है। इसी तरीके से सेम बात करनी है अपने को 3p के लिए कि 3p को भी अगर देखोगे तो यहाँ पे भी अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब हर ऑर्बिटल में अपने पास क्या है 2-2 इलेक्ट्रॉन है। तो जो -1 वाला ऑर्बिटल है इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 0 वाले में भी 2 रहेंगे, +1 वाले में भी 2 रहेंगे, और अपने को अभी बात करनी है किसकी +1 वाले की। तो मतलब यहाँ से भी अपने पास क्या आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। अब अपने पास आ जाओ इसमें डी में, तो यहाँ पे तुम्हारे पास पॉसिबिलिटी बनेगी मैक्सिमम और मिनिमम। तो अगर मैं 3d2 की बात करूं तो 3d2 की अगर अपन बात कर रहे हैं तो अपने पास डी सबसेल है। तो डी सबसेल में पहली बात अपने पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, 3 1 2 3 4 और एक है 5 ऑर्बिटल है। 5 ऑर्बिटल के लिए अपने पास 5 m की वैल्यू है, और अपन बोलते हैं कि m की वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं होती है, किसी के लिए भी +2 हो सकता है, किसी के लिए भी +1 हो सकता है, किसी के लिए भी 0 हो सकता है, किसी के लिए भी -1 हो सकता है, किसी के लिए भी -2 हो सकता है। तो अपने को ये 5 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं। तो अपन अभी कौन सा ऑर्बिटल अपने को देखना है जिसके लिए अपने पास क्या होगी m की वैल्यू 0 होगी। तो मान के चलो कि जो बीच वाला ऑर्बिटल है m = 0 वाला है। तो पहली बात अपन बोलते हैं कि जब भी अपन इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका अपने पास है कि पहले अपन सब में क्या करेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे। तो ये अपने पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक किसी 2 ऑर्बिटल में रहेंगे। तो हो सकता है जब पहले इन 2 में हो, इसमें जाए ही नहीं 0 वाले में, और हो सकता है कि अपने पास 0 वाले में आ जाए और बाकी किसी एक में आ जाए।
तो पॉसिबिलिटी अपने पास ये है कि 0 वाले में या तो एक इलेक्ट्रॉन आ भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि 5 में से किसी दो ऑर्बिटल में अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो जो 3d2 है ना, इसमें अपने पास इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि 5 ऑर्बिटल में से अपने को किसी 2 में इलेक्ट्रॉन्स को रखना है। तो उसमें 0 को अपन ले भी सकते हैं, मतलब 0 वालों को अपन इंक्लूड कर भी सकते हैं और नहीं भी। तो अपने पास यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनेगी कि मैक्सिमम की अगर अपन बात करें तो मैक्सिमम अपने पास तब आएगा जब ये 0 वाले ऑर्बिटल में भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन आए, इस तरीके से। तो अपने पास अगर 0 वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन अपने पास यहाँ से आ जाएगा। तो वहां पे अपने पास हो जाएगी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। और अगर अपने को मिनिमम देखना है तो मिनिमम अपने पास क्या बनेगी, जब अपने पास मान लो कि 0 वाले में इलेक्ट्रॉन ही ना आए, मतलब मिनिमम के लिए अपन क्या मानेंगे, अपने पास इससे 0 आ रहा है तो ये अपने पास मिनिमम। तो मैक्सिमम मिनिमम डी के कैसे बन रहा है कि अगर अपन को 4 and मैक्सिमम 5 लेना है तो ये मान के चलना है कि इलेक्ट्रॉन 0 वाले में है। मिनिमम की बात कर रहे हैं तो ये मान के चलना है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 0 वाले में नहीं है। तो मैक्सिमम तो अपने पास कितने हो जाएंगे, 5, और मिनिमम अपने पास कितने हो जाएंगे, 4, क्योंकि ये तो 2 रहेंगे, इनमें तो फिक्स है, क्योंकि यह तो अपने पास क्या है, फुल्ली फिल्ड है। तो अगर अपन बात करें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो मैक्सिमम अपने पास क्या हो जाएंगे, 5, और मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये अपने पास क्या हो जाएंगे, 4। क्लियर है क्या ये? यस सर। चलो सर एक बार 3D वाला और बता दीजिए। 3D वाला और बता दीजिए। तो देखो 3D में अपन ये बोल रहे हैं कि 3D में अपने पास क्या है, 5 ऑर्बिटल है। तो 5 ऑर्बिटल अपने पास क्या है कि एक के लिए -2 है, एक के लिए -1 रहेगी, एक के लिए 0 रहेगा, एक के लिए +1 रहेगा, एक के लिए +2 रहेगा। और अपन बोलते हैं कि जो m की वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होती कि किस तरीके से अपने को असाइन करना है। तो किसी के लिए भी 0 हो सकता है, किसी के लिए +1 हो सकता है, किसी के लिए भी -1 होता है। तो अपन ने बोला कि अपने पास डी सबसेल, मतलब यहाँ पे अपने पास क्या है, 5 ऑर्बिटल हैं। तो अपने बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन अगर रखने हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन तो अपने पास इनमें से क्या होंगे, किसी 2 ऑर्बिटल में ही होंगे ना। तो मान लो कि इन 2 ऑर्बिटल में अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब हो सकता है कि इन दोनों ऑर्बिटल में से एक ऑर्बिटल अपने पास क्या हो, m=0 वाला हो। अगर अपन मान लो कि ये वाला ऑर्बिटल अपने पास क्या है, m=0 वाला है, तो एक इलेक्ट्रॉन अपने को काउंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं मान लूं कि अपने पास जो है m= वाला 0 ऑर्बिटल, m=0 वाला ऑर्बिटल इन तीनों में से कोई एक है, तो इनके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अपने पास जो D2 कॉन्फ़िगरेशन है उसमें पॉसिबिलिटी है कि अपने को m=0 वाला इलेक्ट्रॉन कंसीडर करना है या नहीं करना है। तो अगर तुम कंसीडर करते हो तो अपने पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा, अगर नहीं कंसीडर करोगे तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। तो इसलिए अपन बोल रहे हैं कि अगर जब अपन मैक्सिमम के लिए काउंट करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन अपन मान लेंगे, और मिनिमम के लिए काउंट करेंगे तो एक भी इलेक्ट्रॉन अपन कंसीडर नहीं करेंगे। समझ में आ गया अभी? यस सर, थैंक यू। ओके जिसका बैटरी गया क्या, चलो एक क्वेश्चन में और देता हूँ, उसको भी सोल्व करना। सेम तरीके का ही है, तो थोड़ा सा चेंज करेंगे अपन। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ये वाला तो हो जाएगा, चलो ये कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स with clockwise spin and n plus l plus m equal to 3 in argon atom। तो लिखो पहले तो आर्गोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर उनके लिए जितने भी सब सेल में इलेक्ट्रॉन है उन सब सेल के लिए n प्लस l प्लस n की वैल्यू, l की वैल्यू और m की वैल्यू लिखो। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख के जो भी सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उन सब सेल के लिए n की वैल्यू लिखो पहले, फिर l की वैल्यू लिखो, फिर जितने भी ऑर्बिटल पॉसिबल है उन सब के लिए अलग अलग m की वैल्यू लिखो, जैसे अपन पहले लिख रहे थे। फिर चेक करो, ऑर्बिटल वाइज तुमको चेक करना होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल में है और अपने को फाइंड करना है क्या, इलेक्ट्रॉन का नंबर। तो चेक जब भी तुम करोगे ना, लास्ट में ये वैल्यू निकालोगे तो ऑर्बिटल के हिसाब से देखना कि कितने ऑर्बिटल अपने पास आएंगे जिनके लिए n प्लस l प्लस m जो भी गिवन है उसकी वैल्यू वो आएगी। तो चेक करो इसमें आर्गोन के लिए
आया क्या किसी का? अच्छा, आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 18। सर 2 18। आ रहे हैं 2 आ रहे हैं। L प्लस M, मतलब 2 ऑर्बिटल्स आ रहे हैं खाली। ध्यान से देखो, 3 आएंगे शायद। आर्गन का यस करेगा सर, 3 आ 18। रहे हैं। हाँ, 18 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s2, 2p6, यस सर 3 आ रही है। 3s2, 3p6। हाँ, 3 आएंगे। अब अपने पास इनके लिए n की वैल्यू भी देखना, अपने को l की भी देखनी है, m की भी देखनी है, क्योंकि वो बात कर रहा है n प्लस l प्लस m। तो n भी चेक करो, l भी चेक करो, और सबके लिए m भी चेक करो। तो l मतलब अपने पास सेल को बताता है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो पहला सेल, दूसरा सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, तीसरा सेल। l मतलब अपने पास सब सेल को बताता है। तो ये अपने पास s सब सेल है, तो इसके लिए L0, s के लिए L0, p के लिए 1, s के लिए 0, p के लिए 1। तो ये अपने पास l हो गया। ठीक है। m अपने पास ऑर्बिटल के लिए होता है। तो s सब सेल में अपने पास एक ही ऑर्बिटल होता है, उसके लिए m0। 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। p सब सेल में अपने पास, सॉरी, ये वापस 2s आ गया, तो s सब सेल में अपने पास अगेन एक ऑर्बिटल होता है, उसके लिए भी m की वैल्यू 0। 2p आ गया, तो p सब सेल में अपने पास क्या होते हैं, 3 ऑर्बिटल होता है, तो m की वैल्यू -L2 प्लस l, तो -1 2 +1। तो 3 ऑर्बिटल आएंगे, एक के लिए -1 रहेगा, एक के लिए 0 रहेगा, एक के लिए +1 रहेगा। तो तीनों ऑर्बिटल के लिए अपन ने 3 वैल्यू लिख ली m की। तो एक तरीके से जो वैल्यूज है 3 ऑर्बिटल को बता रही, 3 वैल्यू मतलब। 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अभी देखते हैं। ठीक है। तो अगर अपन बात करें किसकी, 3s, तो 3s अब अगेन अपने पास s सब सेल है, तो s सब सेल मतलब एक ऑर्बिटल, और वहां पे m की वैल्यू 0 उस ऑर्बिटल के लिए। फिर अपने पास वापस p सब सेल आ गया, तो p सब सेल मतलब अगेन 3 ऑर्बिटल रहेंगे, तो -L2 प्लस l मतलब -1 2 +1, तो -1 0 एंड +1। तो ये 3 ऑर्बिटल रहेंगे, जिसमें एक के लिए -1 है, एक के लिए 0 है, एक के लिए +1 है m की वैल्यू। अब अपने को चेक क्या करना है, अपने को चेक करना है क्या, n प्लस l प्लस m इक्वल टू 3। तो यहाँ पे करो, n1 है, l1 है, m1 है, तो अपने पास कितना आएगा, ये तो 1 ही आएगा। तो तुमको ये जो लास्ट में चेक करना होता है ना, ऑर्बिटल वाइज देखना होता है कि कितने ऑर्बिटल अपने पास आएंगे जो वैल्यू गिवन है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो एक ही ऑर्बिटल था, तो उसके लिए n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू 0 है, तो अपने पास क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ पे भी देखोगे तो एक ही ऑर्बिटल है, उसके लिए l कितना है, सॉरी n कितना है 2, l कितना है 0, m कितना है 0, तो n प्लस l प्लस m अपने पास क्या आएगा 2। यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है, इसलिए तुमको एक एक चेक करना पड़ेगा। अगर मैं -1 वाले ऑर्बिटल के लिए बात करूं तो n अपने पास 2 है, l अपने पास 1 है, और m अपने पास क्या है, -1 है, तो अपने पास n प्लस l प्लस m कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। दूसरा ऑर्बिटल अपने पास क्या है, 0 वाला है, तो इसके लिए अगर चेक करोगे तो n और l तो सेम ही रहेगा, क्योंकि एक ही सब सेल में है, तो n2 है, l1 है, m अपने पास 0 है, तो 2 + 1 + 0 अपने पास क्या हो जाएगा, 3। तो एक ऑर्बिटल तो अपने पास ये आ गया, जिसके लिए क्या है, n प्लस l प्लस m अपने पास 3 है। एक ऑर्बिटल अपने पास यहाँ पे क्या था, +1 वाला था, तो इसके लिए देखोगे तो n अगेन 2, l अपने पास 1, m अपने पास 1, तो n प्लस l प्लस m अपने पास क्या हो जाएगा, 4। तो अपने को 3 वाला चाहिए था, यहाँ से अपने को एक ही ऑर्बिटल मिल रहा है, ये वाला। ठीक है। इसी तरीके से 3s में देखोगे तो एक ही ऑर्बिटल अपने पास m इक्वल टू 0 वाला, तो m इक्वल टू 0 है, इसके लिए n की वैल्यू 3 है, l अपने पास 0 है, तो 3 + 0 + 0 ये अपने पास क्या आ जाएगा, इसके लिए भी n प्लस l प्लस m अपने पास
3 ही हो जाएगा, तो एक ऑर्बिटल ये आ जाएगा अपने पास। इसी तरीके से अगर 3p सबसेल में देखोगे तो जैसे अपन 2p में बात कर रहे थे कि जो 0 वाला ऑर्बिटल है, इसी के लिए अपने पास क्या आएगा, n+l+m3 आएगा। तो एक ऑर्बिटल यहाँ से आएगा, इसको मैं दोबारा चेक नहीं कर रहा हूँ, सबको अलग अलग, जीरो नहीं तो -1 सॉरी n+l+m अपने पास 3 आएगा। 3 के लिए चेक कर रहे हैं ना अपन। तो 3 ऑर्बिटल अपने पास आएगा जिनके लिए n+l+m अपने पास क्या है, 3 है। तो ऑर्बिटल वाइज तुमको चेक करना होता है। तो 3 ऑर्बिटल आ गए। अब इनमें अपने को देखना है कि इलेक्ट्रॉन अपने को कैसा चाहिए। एक और कंडीशन उसने दिया, n+l+m3 तो ठीक है, साथ में अपने पास क्लॉकवाइज स्पिन होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इनर्ट गैस है, तो इनर्ट गैस है मतलब अपने पास एक तो ऑर्बिटल है किसमें, 2p में। तो 2p में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन मतलब हर ऑर्बिटल में अपने पास क्या रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अगर हर ऑर्बिटल में अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा अपने पास प्लस हाफ, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा अपने पास माइनस हाफ, या बोल दो एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रहेगा क्लॉकवाइज, एक रहेगा अपने पास एंटी क्लॉकवाइज। तो अपन जिस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं 0 वाले की, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन अपने पास प्लस हाफ स्पिन में है, एक इलेक्ट्रॉन अपने पास माइनस हाफ स्पिन में है। तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा, एक ही तो इलेक्ट्रॉन आएगा क्लॉकवाइज स्पिन में। तो ये समझ में आएगा। यस सर। इसी तरीके से जब 3s सबसेल में देख रहे हैं तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल था उसके लिए भी क्या है, n+l+, बार बार n बोल दे रहा हूँ, n+l+m अपने पास क्या है, 3 है। इसमें भी अपने पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक अपने पास क्लॉकवाइज स्पिन का रहेगा, एक अपने पास एंटी क्लॉकवाइज स्पिन का रहेगा। अपने को चाहिए क्या, क्लॉकवाइज स्पिन। तो यहाँ से भी क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से देखोगे तो 6p में भी अपने पास क्या है, एक ऑर्बिटल है जिसके लिए क्या है, n+l+m इक्वल टू अपने पास 3 है। तो n+l+m इक्वल टू 3 है। तो इस ऑर्बिटल में भी अपने पास क्या रहेंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, क्योंकि अपने पास जो ये 3p सबसेल है ये भी अपने पास क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे इस ऑर्बिटल में अपने पास, और उन दोनों ऑर्बिटल मतलब उन दोनों इलेक्ट्रॉन में से अपने पास एक क्लॉकवाइज रहेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। तो यहाँ से भी अपने पास एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। तो टोटल अपने पास कितने हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। समझ में आएगा ये। यस सर। तो इस तरीके से तुमको सोचना होगा। बाकी अगर अपन इसमें देखें तो चलो वो भी देख ही लो। इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते तो कॉम्बिनेशन कुछ भी दे सकता है, तो कर लेना तुम इस तरीके से बना के। कितने भी कॉम्बिनेशन तुम बना सकते हो, तुम्हारी प्रैक्टिस के ऊपर है कि तुमने कितने क्वेश्चन कर रखे हैं। एक क्वेश्चन में और लिख दे रहा हूँ बस कि ऐसा कुछ अपने पास, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम, फाइंड मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ orbitals in a subcell with n equal to 5। तो इसमें बोला है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल अपने को निकालना है इन अ सबसेल विथ n इक्वल टू 5। 16 ही होंगे। अरे मतलब 5th सेल में कितनी ऑर्बिटल है? एक सबसेल में बताना है अपने को, टोटल नहीं बताने। ऑर्बिटल्स इन अ सबसेल, एक सबसेल में। तो तुमको देखो ऐसे सोचना पड़ेगा कि अपने कौन सी पास सबसेल सर? S P D F कौन सी? हाँ वैसे बच्चों को ये बता रहा हूँ मैं। तो अपने पास 5th सेल है, तो 5th सेल मतलब अपने पास क्या रहेंगे, 5 सबसेल रहेंगे, एक S, एक P, एक D, एक F और एक G। तो 5th के हैं अपने पास, इसको अपन लिखेंगे कैसे, 5S, 5P, 5D, 5F एंड 5G। अब इसने अपने से पूछा क्या है कि एक सबसेल में मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल आ सकते हैं और मिनिमम कितने आ सकते हैं। तो मिनिमम अपने पास किस में आएंगे, S में आएंगे, जो कि अपने पास क्या रहेगा, एक ऑर्बिटल। और मैक्सिमम अपने पास किस में आएंगे, G में आएंगे, कितने, 9। 9। मतलब तुमको ऐसे बताना था कि 5th सेल में अपने पास जितने भी सब सेल है
उनमें कौन सा सबसेल अपने पास मैक्सिमम रखता है, कौन सा सबसेल अपने पास मिनिमम रखता है, और मिनिमम नंबर कितना है, मैक्सिमम नंबर कितना है ऑर्बिटल्स का। ये मतलब था क्वेश्चन का। समझ में आया क्या ये? यस चलो, तो ये हो गया अपने पास। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछता रहता है वो। तो ये ये थोड़ा इस टाइप के क्वेश्चन से प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो मैं क्वेश्चन तुमको भेज दूंगा ग्रुप पे, तो तू कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना तो हो जाएगा। ठीक है, इसमें अपने पास लास्ट टॉपिक बचता है क्या, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। फिर खत्म ये चैप्टर। नहीं अभी तो और बचा हुआ है, ये क्वांटम नंबर वाला पार्ट खत्म है। सर एटॉमिक के बाद गैस पढ़ेंगे क्या, गैस स्टेट? नहीं, उसमें अपने पास एक लेक्चर या उससे थोड़ा सा ज्यादा लगेगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, वो अच्छा पढ़ेंगे ओके अपन। सर। सर एक चीज बता दीजिए, फिजिक्स में आता है, केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स? थर्मोडायनेमिक्स दोनों में पढ़ाया जाता है। दोनों में है सर। और थोड़ा सा फर्क है दोनों के थर्मोडायनेमिक्स में। वहाँ पे तुम अलग तरीके से डील करते हो, यहाँ पे अलग तरीके से डील करते हो, वो भी बताएंगे तुमको। फॉर्मूला ही फॉर्मूला है सर। हर जगह फॉर्मूला ही मिलेगा यार अब तुमको। हाँ, तो अपने पास पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की अपन बात कर रहे हैं। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो इनको अपन ऐसे डिफाइन करते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जो क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब मैग्नेट, अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करोगे तो वहां पे वो अट्रैक्ट होंगे उससे। ठीक है, तो दीज स्पीसीज contains, ऐसे लिखो, दीज स्पीसीज weakly attracted by मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर तुम इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उससे क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं। कैसे पता चलेगा कि अपने पास क्या है, पैरामैग्नेटिक है तो उसमें अपने पास क्या रहेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो पता करने का तरीका ये होता है कि ये जो स्पीसीज है, बीच स्पीसीज, हाँ बोलो, नहीं सर पढ़ा रही। कंटेन one or more unpaired electrons. सर क्या इसी की वजह से बोलते हैं क्या कि आयरन, कोबाल्ट और निकल मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं पीरियोडिक टेबल पे? हाँ, वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। सर चिपक जाते टेबल पे तो पैरामैग्नेटिक है। तो हाँ, तो उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है इतना ज्यादा होता है कि तुमको सिग्निफिकेंट दिखेगा। अगर मैग्नेट के पास लेके आओगे तो आयरन उससे अट्रैक्ट हो जाता है। तो अच्छा, मैग्नेटिक नेचर क्या आता है, क्यों आता है, इसका रीजन? अच्छा, ये तो मतलब अपने पास तो अलग है ना सर, मतलब सर इससे रिलेटेड है सर, अच्छा, मैग्नेटिक अट्रैक्शन। मैं तुमको एक चीज भेजूंगा, उसको पढ़ के देखना, तुमको समझ में आएगा कि एनसीईआरटी में काफी अच्छे से उसने एक्सप्लेन कर रखा है कि क्यों मैग्नेटिक बिहेवियर आ रहा है। सर कुछ ऐसा होता है ना कि सारे एटम्स एक तरफ से अलाइन हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, और अगर सबका मूवमेंट एक डायरेक्शन में हो जाए तब मैग्नेटिक होता है। कुछ ऐसा शायद वीडियो एकदम देखा था। एकदम ऐसा ही होता है। मैं तुमको नोट्स भेजूंगा, उसको पढ़ के देखना। फिलहाल तो तुमको ये ध्यान रखना है, हाँ, फिलहाल तो तुम ये ध्यान रखो कि जो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होता है उनको अपन क्या बोल रहे हैं, पैरा मैग्नेटिक। ठीक है, और ऐसी स्पीसीज कौन सी होती है जिनमें अपने पास क्या होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक है। हाँ, एक भी अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन हुआ तो पैरामैग्नेटिक है। तो इसको याद रखने के लिए अपन ऐसे याद रखते हैं, यूपी। तो तुम लोग तो भूलोगे नहीं, तुम तो यूपी के रहने वाले हो। यू से अपने पास हो जाएगा अनपेड इलेक्ट्रॉन, और पी से अपने पास हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। मतलब कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायमैग्नेटिक है। तो इस तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है, तो याद रखने का तरीका हो गया। डायमैग्नेटिक में अपन जस्ट उल्टा लिखेंगे कि डायमैग्नेटिक, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस।
तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की अगर अपन बात करें तो इनको अपन ऐसे डिफाइन करेंगे कि दीज स्पीसीज are unaffected or weakly repelled by magnetic field। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होता है उसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, और जिसका मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना तो अट्रैक्ट होता है ना ही रिपेल होता है, या फिर रिपेल होता है, उनको अपन क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक बोलते हैं। तो कौन सा डायामैग्नेटिक रहेगा, जिसमें अपने पास क्या रहेगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन ना रहे। तो इसमें अपन ऐसे बोलेंगे कि दीज species do not contain, ये तो हमारे पास अगेन सॉलिड स्टेट में आएगा। वहां पे पैरामैग्नेटिक का और भी क्लासिफिकेशन किया जाता है, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो सॉलिड स्टेट तुम्हारे पास 12th का चैप्टर है, तब तक तुम फिजिक्स में ये सब चीजें समझ पाओगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, किस तरीके से क्रिएट होता है। तो वहां पे तुमको सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है वहां पे काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है एनसीईआरटी में ही, कि क्यों अपने पास मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो रहा है, रिपेल हो रहा है, क्यों उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ रही है। तो फिलहाल के लिए तुमको ये ध्यान रखना है कि पैरामैग्नेटिक मतलब अपने पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होगा, और जिन स्पीसीज के पास क्या होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपने पास क्या होती है, पैरामैग्नेटिक होती है। और याद रखने के लिए मैंने ये बता दिया, इस तरीके से याद रख सकते हो, यूपी, यू फॉर अनपेड इलेक्ट्रॉन, पी फॉर पैरामैग्नेटिक। सर एक में नीचे डायामैग्नेटिक, हाँ डायामैग्नेटिक इसका उल्टा हो जाएगा, जो कि अपने पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट नहीं होगा या रिपेल होगा, और उनमें अपने पास क्या रहेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे। तो डू नॉट कंटेन्स अनपेड इलेक्ट्रॉन। हाँ बोलो भी, कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं सर, वो लिखना था, लिख लिया। हाँ, डू नॉट कंटेन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है कि कौन पैरामैग्नेटिक है, कौन डायामैग्नेटिक है, तो तुमको यही चेक करना है अपने पास कि उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख के उसका अनपेड इलेक्ट्रॉन चेक करो है या नहीं है। तो ये है अपने पास, ठीक है। और मैग्नेटिक अपने पास यहाँ पे एक अपन टर्म डिफाइन करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। वो इस चीज को बताता है कि कितना ज्यादा उसमें मैग्नेटिक नेचर है। तो अगर अपन बात करें मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालना है इसकी अगर अपन बात करें, तो पहली बात तो मैग्नेटिक मोमेंट को अपन म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। √n+2। इसका फॉर्मूला अपने पास होता है √n × n+2, और इसका यूनिट होता है बोर मैग्नेटॉन, BM। n अपने पास यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, कि n की अगर अपन बात करें तो n अपने पास क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतना ज्यादा अपने पास क्या आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, म्यू। तो मैग्नेटिक मोमेंट अपन लिख सकते हैं कि अपने पास जो म्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के। जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतना ज्यादा अपने पास मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, मतलब वो अपने पास क्या होगा, उतना ज्यादा उसमें पैरामैग्नेटिक नेचर रहेगा, मतलब उतना अच्छे से वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज अपन ने बोला था कि अपने पास अगर क्या है, डायामैग्नेटिक स्पीसीज है, डायामैग्नेटिक स्पीसीज है, तो डायामैग्नेटिक स्पीसीज के लिए अपन बोल रहे हैं कि वहां पे N0 अनपेड हो इलेक्ट्रॉन जाएगा। नहीं रहेगा। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो n अपने पास क्या होगा, 0। n Zero। मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या होगा, 0 हो गया। तो यहाँ पे अगर 0 रखोगे तो अपने पास म्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो एक डायमैग्नेटिक स्पीसीज के लिए अपने पास जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या आता है, 0 आता है। और अगर अपन बात करें पैरामैग्नेटिक स्पीसीज, तो अगर पैरामैग्नेटिक स्पीसीज को देखोगे तो वहां पे इनकी वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगी। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ
मैग्नेटिक मोमेंट आएगा मतलब इट्स नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट अपने पास 0 नहीं रहेगा। तो डायामैग्नेटिक स्पीसीज के लिए अपने पास क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, और पैरामैग्नेटिक के लिए अपने पास मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो एक चीज ये भी ध्यान रखना है। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसके एग्जांपल्स।